हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है इसकी समरी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एपी जीपी आपको पता होने चाहिए, उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे ना उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा। वही मेन चीज है बेटा, जेई क्लियर करने के लिए आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वो कैसे बनेगा? जैसे जैसे तुम सवालों को ट्राई करोगे। पहली बात तो ये कि डरना बंद करें। ये नहीं सर आप कर रहे हैं हमसे थोड़ी हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? 10वीं क्लास का बच्चा भी ये दोनों एडवांस के सवाल लगा सकता है। सम ऑफ एपी था इसमें, अगले वाले में जनरल टर्म ऑफ एपी था, राइट। तो अब अगर ये क्वेश्चंस आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो गलत बात है बेटा, आपको खुद से करने चाहिए ये सब क्वेश्चंस। अगर ये नहीं कर रहे हैं मतलब आपने उतनी प्रैक्टिस ही नहीं करी जितनी रिक्वायर्ड है। होमवर्क में आज अब इसमें आप PYQs अपने लगा सकते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो उम्मीद है बेटा आप लोग सब बढ़िया हैं। अर्जुना जेई बैच के अंदर हमारा अभी देखो रिसेंटली सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर खत्म हुआ था, जिसका बेटा आज समरी लेक्चर में आप लोगों को पास पहुंचा रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में। जो भी बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया इसको एक तरह से क्विक तरीके से रिवीजन करने के लिए ये लेक्चर होता है। आपको पता ही है समरी सीरीज में बेटा हम लोग क्विक तरीके से प्रॉब्लम्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू हम चैप्टर को रिवाइज करते हैं, है ना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है इसकी समरी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एपी जीपी आपको पता होने चाहिए, उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। खूब सारे PYQs भी लगाएंगे आज, बहुत मजा आने वाला है। तो आप ध्यान से देखिएगा और खुद से ट्राई जरूर करिएगा पॉज कर करके, सो दैट आपका दिमाग चलाना आप सीख पाए। वही मेन चीज है बेटा, जेई क्लियर करने के लिए आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। वो कैसे बनेगा? जैसे जैसे तुम सवालों को ट्राई करोगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे ना उतना तुम्हारा दिमाग चलेगा। बट अगर तुम सोचोगे बस मैं वीडियो देखता रहूं और वन साइडेड कंज्यूम करता रहूं कंटेंट, उससे कोई फायदा नहीं होगा। समझ तो आ जाएगा बट जब एग्जाम में खुद के सामने सवाल नया आएगा तब सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल रहा हूं, चाहे आपको ये डबल टाइम लग जाए देखने में लेक्चर, बट खुद से पॉज कर करके जरूर ट्राई करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। समरी एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करेंगे इसमें। तो 2015 के एडवांस क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। सर सीधे एडवांस का क्वेश्चन। एक तो एडवांस के नाम से हुआ बनाना बंद करो, डरना बंद करो कि एडवांस है तो क्या हुआ। आप ये सोचिए कि देख लेंगे भाई हो जाएगा, ऐसी क्या बात है। सपोज ऑल द टर्म्स ऑफ एपी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर है भाई सारी टर्म, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स S7 अपॉन S11 टर्म्स 6/11 दिया है। रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स। तो जल्दी से लिख देता हूं, S7 होता है 7/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और S11 होता है 11/2 2a प्लस 10d। तो यहां से एक तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफिकेशंस कर लें, 2 से 2 काट दें, राइट, 11 से 11 काट दें, तो 7 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 2a प्लस 10d। तो a और d का एक तरह से रेशियो मिल जाएगा, 2 भी कट जाएगा देखो, a प्लस 3d 6 इंटू a प्लस 5d। तो हमारे पास आ गया 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 6a प्लस 30d। आगे देखी जाएगी, पहले इतना तो कर लें। a इक्वल्स टू 9d हमारे पास आ गया है। a और d का एक तरह से रेशियो क्रिएट हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड द 7th टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140। अब यहां पे मजा आएगा। 7th टर्म तुम्हारी 140 से 130 का कोई नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि सारी टर्म नेचुरल नंबर थी। तो अब 7 टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 6d। a प्लस 6d 140 से 130 होगा, करेक्ट। और a की वैल्यू तो तुम्हारे पास 9d थी, तो a को 9d रख दो, तो 9 6 15d हो जाएगा। 15d की वैल्यू इसकी रेंज में आ गई। यानी अब तुम यहां से d निकाल सकते हो, क्योंकि d तो इंटीजर होगा, d भी नेचुरल नंबर होगा भाई। अगर सारी टर्म नेचुरल नंबर है तो कॉमन डिफरेंस भी तो नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। तो d की वैल्यू देख लीजिए क्या होगी। 15 8 जा 120, 15 9 जा 135। तो d को 9 रख के ये चीज 135 बन रही है, जो कि 130 और 140 के बीच में आ गई है, और किसी वैल्यू के लिए नहीं आएगी। देख लो, d को 10 रखोगे तब ये 150 हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। d को 8 रखोगे, 15 8 जा 120, तब भी रीजन के बाहर। तो सिर्फ एक ही नेचुरल नंबर d इक्वल टू 9 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, और कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी ही पूछा है, तो 9 हो गया कॉमन डिफरेंस। 9 हो गया बेटा कॉमन डिफरेंस। देख रहे हो ना, आजकल जैसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा मुश्किल तो आजकल मेंस में आ रहे हैं। जैसे ही एडवांस का सवाल है 2015 का, ठीक है। तो लेवल डेफिनेटली बढ़ गया है मैथ्स का पिछले कुछ सालों से, नो डाउट अबाउट इट। बट आप आसानी से अभी भी कर सकते हैं। अगर जो मैं आपको बताते जा रहा हूं सारी चीजें आप फॉलो करें तो आपको अभी भी लेवल उतना टफ नहीं लगेगा जितना आजकल लगता है लोगों को। अगला 2022 का एडवांस का सवाल देख लेते हैं। दोनों सवाल एडवांस से स्टार्ट कर रहे हैं हम। L1 L2 L100 be consecutive terms of AP with common difference D1 and let W1 W2 W100 be consecutive terms of another AP with common difference D2।
ठीक है, तो पहली बात तो ये कि डरना बंद करें। ये नहीं सर आप कर रहे हैं हमसे थोड़ी हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा भाई, अगर बिलीव करोगे तभी तो हो पाएगा। इसलिए पॉज करके ट्राई जरूर करो। ये नहीं कि सर अरे एडवांस का है सर ये नहीं ट्राई करूंगा, अगला वाला कर लूंगा, ये तो सर आप ही करके दिखा दो। ये पहले तो डर निकालो अपने अंदर से, कॉन्फिडेंस रखो। आज नहीं हो रहा कल होगा, कभी ना कभी तो होगा। वो कब होगा, जब तुम बार बार ट्राई करोगे। 10 बार फेल होगे ट्राई करने के बाद, 11वीं बार करोगे डेफिनेटली क्वेश्चन होने शुरू होंगे। तो सभी लोग पहले तो डरना बंद करें यार। ये नहीं कि एडवांस का है तो सर मैं नहीं कर पाऊंगा, हमारे बस की नहीं है। आप पॉज करिए और ट्राई करिए, आप इसको भूल जाइए एडवांस का है, आप एक नॉर्मल एपी का सवाल लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, 2 एपीज दी गई हैं, समझ गए, और उन दोनों का कॉमन डिफरेंस d1 d2 का प्रोडक्ट हमें 10 दिया है। फॉर ईच i1 to 100 ri विद अ रेक्टेंगल विद लेंथ li एंड विड्थ wi। ठीक है, समझ गए। एरिया ai, ठीक है, तो एरिया ai का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है li इंटू bi। ठीक है जी। तो अगर मैं एक बात सोचूं कि मेरे को दिया हुआ है a51 माइनस a50 की वैल्यू दी हुई है, करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। ए आई हो गया लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। A51 क्या हो जाएगा, A51 का मतलब हो जाएगा L51 इंटू B51, करेक्ट। अच्छा, A51 का ये मतलब हो जाएगा यानी A प्लस 50D। L51 क्या है, 50 फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म को A मान लेता हूं, A प्लस 50D1 इसकी टर्म हो गई, और इसकी फर्स्ट टर्म को B मान लेता हूं तो B प्लस 50D2 हो गई इसकी। तो ये हो गया A51। एंड सिमिलरली बेटा A50 क्या हो जाएगा, A50 हो जाएगा सर A प्लस 49D, है ना। तो A प्लस 49D1 इंटू A प्लस सॉरी B प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो सेम कहीं नहीं लिखा हुआ ना कि फर्स्ट टर्म सेम है, कॉमन डिफरेंस D1, पहली टर्म तो डिफरेंट है, ठीक है भाई डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो B प्लस 49D2 हो गया, और इन दोनों का बेटा डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें दिया हुआ है 1000 है। तो अगर मैं इसको खोल दूं, ब्रैकेट्स खोल दूं, AB प्लस 50 कॉमन AD2 प्लस BD1 और प्लस 2500 D1 D2, ये आ गया देखो, है ना। ब्रैकेट्स खोल दिया और इसको खोलूंगा ब्रैकेट्स, तो AB प्लस 49 कॉमन AD2 प्लस BD1 प्लस 49 का होल स्क्वायर, 49 का होल स्क्वायर D1 D2 लिख देता हूं अभी। और अब इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे इनका सबट्रैक्शन 1000 दिया है, तो क्लियरली दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करूंगा। जो डेटा दिया है ना सॉल्व करते जाऊंगा, जो पूछा गया वो सॉल्व करते जाऊंगा, देखना बड़ी प्यार से आंसर आ जाएगा। बस तुम्हें यही करना है इस क्वेश्चन में। तो जैसे ही इनको सबट्रैक्ट किया तो 1000 हो गया लेफ्ट साइड में, तो और यहां राइट साइड में ये ए बी कटे, राइट, ये 49 में से एक बचेगा AD2 प्लस BD1 एक बार बचेंगे, और उधर से D1 D2 कॉमन, 50 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दो, D1 D2 कॉमन, 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, इसमें A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगाएंगे तो 1000 इक्वल टू AD2 प्लस BD1 प्लस, अच्छा D1 इंटू D2 10 दिया था, वो भी यूज कर लेता हूं, प्लस 10 इंटू 50 माइनस 49 तो 1 हो गया, 50 प्लस 49 हो गया 99। तो ऐसी कुछ इक्वेशन एक मेरी बन गई है, ठीक है। 990 हो गया, इनफैक्ट इधर लेके जाओगे तो वो कट भी जाएगा, 990 कट भी जाएगा, 1000 में से तो 10 बच जाएगा। 10 इक्वल टू AD2 प्लस BD1, इसकी वैल्यू बेटा 10 बन गई है। फर्स्ट इक्वेशन एक तरह से मान लेता हूं। अब ये इक्वेशन बन गई, और अब जो मुझे निकालना है उस पे पहुंच जाता हूं। मुझे A100 माइनस A90 निकालना है, तो फिर A100 और A90, जैसे यहां A51 और A50 बनाए थे, है ना, तुमने A51 और A50 बनाए थे, ऐसे ही अब तुम A100 और A90 बना लो। तो A100 का मतलब हो जाएगा 100th रेक्टेंगल का एरिया विल बी L100 इंटू W100, यानी कि A प्लस 99D1 इंटू A प्लस सॉरी B प्लस 99D2, इसको खोल लेंगे ब्रैकेट्स को, और ऐसे ही A90 का मतलब हो जाएगा A प्लस 89D1 इंटू B प्लस 89D2। और जैसे ही इन दोनों को अब सबट्रैक्ट करूंगा बेटा, इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा बिकॉज मुझे A100 माइनस A90 निकालना है। तो खुद सोचो, अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करूंगा, बिना खोले करने की कोशिश करो, ब्रैकेट खोल के क्या आएगा, बिल्कुल सिमिलर सी चीजें आएंगी। फालतू टाइम वेस्ट क्यों करें, ये वाली टर्म कटेगी, और ये 50 टाइम्स 49 टाइम्स आया था, तो यहाँ पे
99 और 89 टाइम्स आएगा, यानी 10 टाइम्स बचेगा। 10 टाइम्स तुम्हारे पास क्या बचेगा, AD2 प्लस BD1। जैसे वहां एक बार बचा था, 50 माइनस 49 हो गया था, अब तुम्हारे पास 99 माइनस 89 10 बार बचेगा। करेक्ट। और लास्ट टर्म में D1 D2 कॉमन आएगी और तुम्हारे पास 99 का होल स्क्वायर माइनस 89 का होल स्क्वायर बचेगा। सही है ना। बस अब तो क्या है, इतनी चीज की वैल्यू अभी हमने निकाली है AD2 प्लस BD1 की। AD2 प्लस BD1 की 10 आई है, तो ये हो गया 10 इंटू 10 प्लस इतनी चीज की वैल्यू D1 इंटू D2 तुम्हें ऑलरेडी 10 दी हुई थी, इसको भी 10 रख दो। और 99 माइनस 89 होता है 10, 99 प्लस 89, 99 प्लस 89 188 होता है। सो 188 यहां लिख देता हूं। तो 10 कॉमन, इनफैक्ट 100 ही कॉमन आ जाएगा दोनों में से। 100 कॉमन 1 प्लस 188 यानी 100 कॉमन 189। तो आंसर हो गया 18900। 18900 आंसर आ रहा है। चेक करें, चेक करते हैं। देख लो, देखने में डरावना था बट एक्चुअली करने गए तो क्या था यार, बिल्कुल जो जो कॉन्सेप्ट था लगाते गए, जो पूछा गया था वो लगाते गए, अपने आप रिलेट होके आंसर आ गया है। तो ये सवाल आप में से सब कर सकते हैं यार, जिसने भी चैप्टर पढ़ा है। देयर इज नो रीजन व्हाई यू कांट डू दिस क्वेश्चन। ये 10th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने एपी पढ़ लिया, क्योंकि आप खुद देखो ना, 10th का ही तो कॉन्सेप्ट है, जनरल टर्म के ऊपर ही तो आया है क्वेश्चन। क्या है, जनरल टर्म के ऊपर है, बाकी तो मैनिपुलेशंस हैं, तो 10वीं क्लास का बच्चा भी ये दोनों एडवांस के सवाल लगा सकता है। सम ऑफ एपी था इसमें, अगले वाले में जनरल टर्म ऑफ एपी था। राइट, बढ़िया शुरुआत हुई है। उम्मीद है आप लोगों से ये क्वेश्चन हुए, नहीं हुए तो भी कोई बात नहीं, आगे वाले करिए। अगला सवाल, ABCB 7th 11th एंड 13th टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी। ठीक है, 7वीं टर्म A प्लस 6D हो गई, 11वीं टर्म A प्लस 10D हो गई, और 13वीं टर्म A प्लस 12D हो गई बेटा। और ये कह रहे हैं दीज आर ऑल्सो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी की टर्म्स भी हैं। अच्छा, जीपी का मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू AC। जीपी की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो मिडिल टर्म का होल स्क्वायर A प्लस 10D का होल स्क्वायर विल बी A प्लस 6D इंटू A प्लस 12D। और अब ब्रैकेट्स खोलते हैं, A स्क्वायर प्लस 100D स्क्वायर प्लस 20AD, और राइट साइड में आ जाएगा A स्क्वायर प्लस 12AD प्लस 6AD प्लस 12 6 72D स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कट गया है ना, 72D स्क्वायर इधर आएगा, तो 100D स्क्वायर माइनस 72D स्क्वायर प्लस 20AD, और राइट साइड में 18AD हो गया, 12 और 6 18। ये 20AD उधर गया, 72 गया, तो 28D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2AD हो गया। देख लीजिए भाई, 28D स्क्वायर, सही बोल रहा हूं ना, 72 और 100 सही लग रहा है भाई। 12 6 72 और 70 28 100 होता है, बिल्कुल बढ़िया। और इधर मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं, जस्ट कोई मिस्टेक तो नहीं है, माइनस 2AD इस तरीके का आ गया। अच्छा, एक D काट देता हूं। क्यों सर D 0 नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन कांस्टेंट एपी लिखी है, अगर D 0 हो गया तो कांस्टेंट एपी बन जाएगी, इसलिए D को काट दिया। तो 28D इक्वल टू माइनस 2A, यानी 14D इक्वल टू माइनस A इक्वल टू माइनस 14D, ऐसा कुछ आ गया है एक तरह से। A इक्वल टू माइनस 14D आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, A बाय C का रेशियो निकालना है। अच्छा, ABC ये थे, ओह ये ABC थे, ये ABC थे, कोई बात नहीं, चलो मतलब पहली टर्म और लास्ट टर्म का, यानी T7/T13 का रेशियो निकालना है। मैंने देखा नहीं ABC, क्योंकि यहां पे मैंने A कुछ और मान लिया, A को फर्स्ट टर्म मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे A बाय C मतलब फर्स्ट टर्म इज टू 7 टर्म इज टू 13 टर्म निकालना है, यानी A प्लस 6D इज टू A प्लस 12D का रेशियो निकालना है बेटा। रेशियो निकालना है, A की जगह रख देता हूं माइनस 14D, तो ये हो गया माइनस 8D, 8 6 14, और ये हो गया माइनस 2D। तो फाइनल आंसर 4 बन रहा है भाई, 4 बन रहा है रेशियो। देख लेते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया है, 4। राइट, बी आ गया है बेटा। इस तरीके से करने हैं ये क्वेश्चंस आपको। देखो, कुछ दिमाग नहीं लगना यार एपी के क्वेश्चन में, बस कॉन्सेप्ट लगाते जाओ, इक्वेशन सॉल्व करते जाओ। जिसकी जितनी प्रैक्टिस है उतनी एक्यूरेसी से आंसर दे पाएंगे।
चलिए एक अब जीपी का ले लेते हैं। पिछला क्वेश्चन एपी जीपी का मिक्सचर था, इस बार सम ऑफ जीपी पे एक सवाल। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब कुछ लोगों को लगता है जीपी है, जीपी नहीं है, डायरेक्टली ध्यान से देख लीजिए, जीपी नहीं है, कॉमन रेशियो नहीं आ रहा है। बट अगर मैं इसके ब्रैकेट्स खोल दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म 2 ही हो जाएगी क्योंकि x और 1/x कट जाएगा। इसकी हो जाएगी x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। इसकी हो जाएगी x6 प्लस 1/x6 प्लस 2 एंड सो ऑन। कितनी टर्म चाहिए? 10 टर्म्स चाहिए। तो 10वीं टर्म में क्या होगा? x10 प्लस 1/x10 की पावर 2, जिसका अगर होल स्क्वायर खोलूंगा x की 20 प्लस 1/x की 20 प्लस 2 हो जाएगा बेटा। इस तरीके का हो जाएगा। बस अब क्या करना है सोच के देखिए। अब जीपी बन गई सर। अगर मैं इसको देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, इनको पहली पहली को क्लब कर लेता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस x20 तक क्लब किया, 1/x स्क्वायर 1/x4 1/x20 तक क्लब किया, और 2 2 2 10 बार लिखा होगा यानी कि 20 तो लिखा ही होगा। तो अब हमारे पास दो जीपीज बन गई हैं बेटा। अब ट्राई जरूर करिए। सम ऑफ जीपी 2 बार लगाना होगा, एक इसमें और एक बेटा इसके अंदर। इसमें है नंबर ऑफ टर्म 10 फर्स्ट टर्म, तो ए कॉमन रेशियो एक्स स्क्वायर की पावर 10 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा दिया है। अगले वाले में फर्स्ट टर्म है 1/x स्क्वायर, इसमें दूसरा वाला लगा देता हूं 1 माइनस 1/x स्क्वायर की पावर 10 अपॉन 1 माइनस 1/x स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा इजी कैलकुलेशन होगी बस इससे, दैट्स इट। और अब बेटा थोड़ा एलसीएम बाजी ली जाए। ये तो एज इट इज लिख दो। उधर वाले का बेटा एलसीएम ले लेता हूं। तो x की पावर 20 माइनस 1 अपॉन x की 20 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो कट ही गए, इस तरीके का बन गया। और फाइनली अब इन दोनों में से भी कॉमन निकाला हुआ है, जो कॉमन आ रहा है निकाल लो। x की पावर 20 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन। तो x की पावर 20 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर, उधर बचेगा 1/x की 20 और प्लस 20 एज इट इज बाहर। इस तरीके का कुछ बन रहा है भाई। तो अगर इसका भी फर्दर एलसीएम ले लें, 2 और 20 22 बन जाएगी, प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 20। तो ए ऑप्शन मुझे आता हुआ दिख गया है। ए ऑप्शन बेटा आता हुआ दिख गया है, राइट। बढ़िया करके कैलकुलेशंस, ए ऑप्शन आ गया है। सम ऑफ जीपी 2 बार लगाई है। तो अब अगर ये क्वेश्चंस आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो गलत बात है बेटा, आपको खुद से करने चाहिए ये सब क्वेश्चंस। अगर ये नहीं कर रहे हैं मतलब आपने उतनी प्रैक्टिस ही नहीं करी जितनी रिक्वायर्ड है। इस चैप्टर में बस प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अगर आपने थोड़ी बहुत ढंग से प्रैक्टिस कर ली है, ये सवाल अब आप खुद से लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 500। फोर्थ टर्म होती है ए आर क्यूब। लिखते जा रहा हूं जो जो मुझे पता लगता जा रहा है। इट्स कॉमन रेशियो इज 1/m। अच्छा, आर की जगह 1/m लेना है, ठीक है, समझ गया। m एक नेचुरल नंबर है, ओके। Sn डिनोट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज इफ S6 इज ग्रेटर देन S5 प्लस 1। तो एक काम करते हैं, S6 माइनस S5 ग्रेटर देन 1 लिख लेते हैं। अच्छा, अब S6 माइनस S5 तो बड़ा प्यारा चीज है। देखो S6 का क्या मतलब है? S6 का मतलब है सर फर्स्ट से लेके 30 टर्म तक का सम। और S5 का क्या मतलब है? फर्स्ट से लेके 5वीं टर्म का सम। तो अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सिर्फ छठी टर्म ही तो बचेगी, T6। तो अगर S6 माइनस S5 को तुम ध्यान से देखो तो दिस इज नथिंग बट सिक्स्थ टर्म। Sn माइनस Sn-1 Tn होता है किसी भी सीक्वेंस के लिए। ये बात आपको क्लास में बताई गई होगी। Sn में से Sn-1 सब्ट्रैक्ट करें तो कोई भी सीक्वेंस हो हमेशा वो आपको Tn ही देगा। तो S6 1 से बड़ा है। S6 का क्या मतलब हुआ? AR की पावर 5 1 से बड़ा है, ठीक है भाई, समझ गया। ऐसे ही एक और इक्वेशन बनाने को दी है, S7 माइनस S6 लेस देन हाफ। S7 माइनस S6 हो गया T7, T7 लेस देन हाफ हो गया, T7 बेटा लेस देन हाफ हो गया। T7 का मतलब हो गया AR की पावर 6। अब एक काम करते हैं, देखो AR की पावर 5 में AR की पावर क्यूब अलग कर लेते हैं क्योंकि AR क्यूब तो 500 है ही, और बचा जो R स्क्वायर है इसमें R को 1/m डाल, बेसिकली M में पॉसिबल वैल्यूज ऑफ M पूछिए तो M में इनइक्वालिटी बना लेता हूं, R को 1/m डालता हूं। तो 500 बाय m स्क्वायर ग्रेटर देन 1,
यानी m स्क्वायर लेस देन 500 आ गया है पहला इक्वेशन। m स्क्वायर लेस देन 500 आ गया है और बिल्कुल सेम चीज यहां करता हूं, ए आर क्यूब अलग करता हूं, आर क्यूब लेस देन हाफ, ए आर क्यूब की जगह 500, तो 500 आर क्यूब लेस देन हाफ, तो आर क्यूब लेस देन 1/1000, आर क्यूब की जगह 1/m क्यूब डालूंगा, तो 1/m क्यूब लेस देन 1/1000, तो m क्यूब ग्रेटर देन 1000, m क्यूब ग्रेटर देन 1000 आ गया। इसमें तो क्यूब दोनों तरफ ऐसे ही हटा लो क्योंकि 1000 10 क्यूब होता है, तो m ग्रेटर देन 10 तो आ ही गया है। तो m तुम्हारा 10 से तो बड़ा ही होगा, ये बात तो समझ आ गई है। ऑल्सो ये भी एक इनइक्वालिटी है और m क्या था, नेचुरल नंबर है। सो m ग्रेटर देन 10 एंड m स्क्वायर लेस देन 500, ऐसे कौन कौन से m है बस ये पता लगा लो। क्या m 11 हो जाएगा, 10 से बड़ा 11, हाँ 11 का स्क्वायर 500 से कम है, 12 भी, 13 भी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिसका होल स्क्वायर 500 से कम है, 22 तक आई थिंक होता है, 22 तक होता है ना, क्योंकि 22 का स्क्वायर अगर आप करोगे 484 है, ठीक है जी, 500 से कम है। और जैसे ही 23 का स्क्वायर करोगे वो 500 से बड़ा निकल जाएगा, बट आपको ऐसा m चाहिए जिसका स्क्वायर 500 से कम होता है, ठीक है। तो मेरे पास m की इतनी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ही पूछी है, तो 12 हो जाना चाहिए आंसर। आंसर बेटा 12 हो जाना चाहिए कि 12 पॉसिबल वैल्यूज। बढ़िया क्वेश्चन था, देखो कहां से कहां घुसाया हुआ है जीपी में। पहले तो ये कॉन्सेप्ट लग गया कि Sn माइनस Sn माइनस 1 ये, और उसके बाद नेचुरल नंबर में इनइक्वालिटी का उपयोग हो गया है क्वेश्चन में। चलिए अगला देखते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और बेटा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। जीरो एक्स वाई ए बी लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में एक्स वाई ए बी, देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। इस बार अब लग रहा है कि इनफाइनाइट जीपी की तरफ तो नहीं जा रहा कहीं क्वेश्चन। तो मैंने देखा यार पहली टर्म है रूट एक्स रूट ए, अगर ब्रैकेट खोल दूं रूट एक्स रूट ए, ये हो गया रूट एक्स रूट ए रूट बी, रूट एक्स रूट ए बी। अच्छा तो समझ आ रहा है कि आई थिंक दो अलग अलग सीरीज जैसी बन रही हैं। अगर मैं पहली पहली टर्म्स को अलग लिखूं तो पहली पहली टर्म बन रही है रूट एक्स रूट ए प्लस रूट एक्स रूट ए रूट बी प्लस रूट एक्स रूट ए, और b बन रहा है मतलब रूट बी का स्क्वायर बन रहा है। इस तरह से पहली पहली टर्म चल जाएंगी। और दूसरी टर्म देखें, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और इसको देखें रूट एक्स रूट वाई, रूट एक्स रूट वाई, और ये देखें रूट एक्स वाई, यानी रूट एक्स रूट वाई का स्क्वायर। तो साफ समझ आ रहा है भाई इसमें भी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। पहले वाले की कॉमन रेशियो आ रही है रूट बी और दूसरे वाले की रूट वाई आ रही है कॉमन रेशियो, राइट। यही ट्रिक था बस इसमें। तो जल्दी से करते हैं बेटा, a अपॉन 1 माइनस आर, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, a इज द फर्स्ट टर्म, तो रूट एक्स रूट ए अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज रूट बी, कॉमन रेशियो इज रूट बी बेटा। अगला वाला देखते हैं, रूट एक्स अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज रूट वाई। तो इस प्रकार का कुछ बन रहा है बेटा, इन दोनों का सम करना है क्योंकि इनमें प्लस था, तो दिस प्लस दिस शुड बी द आंसर। रूट एक्स रूट ए अपॉन 1 माइनस रूट बी और x अपॉन 1 माइनस रूट वाई, तो डी ऑप्शन सा बन गया, डी ऑप्शन सा बन गया। देख लीजिए रूट ए एक्स अपॉन 1 माइनस रूट बी पहली टर्म, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स को तो x लिख दिया, अपॉन 1 माइनस रूट वाई, तो डी ऑप्शन हमारा बन गया है, डी ऑप्शन बेटा बन गया है, राइट। ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस ये सोचना था कि टर्म्स को अलग अलग करना है, तो दो इनफाइनाइट जीपीज में ब्रेक हो गया। अगला सवाल जेई 2024 का इनफाइनाइट जीपी के ऊपर ही है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है बेटा। एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ज्योमेट्री बेस्ड। अ न्यू ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। तो पहले एक ट्राइंगल एबीसी बनाया हुआ है, ठीक है जी, इक्विलैटरल है, और फिर इसके जो मिड पॉइंट्स हैं, एबीसी ट्राइंगल के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके एक येट अनदर इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा, वो बनाया हुआ है, ठीक है। एंड सेम प्रोसेस इज रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, मतलब अगली बार ये जो ट्राइंगल आया है इसके फिर मिड पॉइंट जोड़ के
एक नया इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगले वाले में इसके भी मिड पॉइंट जोड़ के एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल, अगले वाले में इसके भी मिड पॉइंट जोड़ के, ऐसे ये कहानी चलती जा रही है, इस तरह से इन्फिनिटी तक चलती जा रही है। सर इन्फिनिटी तक कैसे करूंगा? करने की जरूरत ही नहीं है, पैटर्न देखना है बस। P is the sum of perimeters, Q be the sum of areas of all the triangles। ठीक है भाई, समझ गए समझ गए। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में इसकी साइड लेंथ S मान लेते हैं। तो पेरीमीटर क्या हो गया? 3S, पहले ट्राइंगल का, पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर तो P 3S हो गया, बट हमें P क्या दिया है? सम ऑफ पेरीमीटर सबके। तो भाई मिड पॉइंट से ज्वाइन हुआ था, तो अगर ये S/2 है तो ये S/2 हो गई, ये भी S/2 हो गई, तो ऑब्वियसली भाई ये भी S/2 ही हो गई बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी S/2 ही हो गई है। यानी जो पीला वाला ट्राइंगल है इसकी साइड कितनी है? S/2 है। S/2 तो 3 टाइम्स S/2 हो गया अगला पेरीमीटर। पीले वाले में S/2 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 3 बार पेरीमीटर साइड आएगी पेरीमीटर में 3S/2। अगले वाले का तुम समझ गया, S/2 का भी आधा S/4 हो गई ये वाली साइड, ये वाली साइड S/4 हो गई, तो 3S/4, अगला 3S/8 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा बेटा, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। समझ गए? सारे पेरीमीटर्स लिख दिए। और ये एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3S, कॉमन रेशियो है हाफ, तो A/1 - R लगा दिया, यानी 6S। P की वैल्यू आ गई 6 टाइम्स S, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। पेरीमीटर्स का सम लिख दिया है मैंने। अब ऐसे ही Q बोल रहे हैं सम ऑफ एरियाज है बेटा, तो Q का मतलब हो गया सम ऑफ एरियाज, तो √3/4 साइड स्क्वायर होता है एरिया। पहले की साइड स्क्वायर तो ऐसी है, दूसरे की साइड S/2 है तो S/2 का होल स्क्वायर, तीसरे की S/4 का होल स्क्वायर, और √3/4 तो कॉमन ले लिया। √3/4 साइड स्क्वायर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, √3/4 साइड स्क्वायर। बस अब ये भी आप देख सकते हैं, √3/4 तो बाहर है, S² + S²/4 + S²/16 एंड सो ऑन, एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। तो √3/4 A/1 - R इस तरीके का बन गया। तो √3/4 इंटू 4S²/3, 4 से 4 कट गया, सो S²/√3 बच गया। तो Q की वैल्यू बेटा S²/√3 है। बस अब हमें क्या करना है? हमें तो P और Q में एक रिलेशन निकालना है। तो भाई S को एलिमिनेट कर देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से S एलिमिनेट हो जाएगा ना, जैसे यहां से S आ गया P/S और P/6, और इस S को उठा के यहां डाल दीजिए, Q की वैल्यू में Q आया है S²/√3, S को ये डाल दो यहां, तो P/6 का होल स्क्वायर बाय √3, तो Q इक्वल टू P² /36√3, तो P² इक्वल टू 36√3 इंटू Q, 36√3 इंटू Q। बी ऑप्शन आ गया है, बी ऑप्शन हमारा आ गया है बेटा आंसर, राइट। तो अगेन अ क्वेश्चन ऑफ पेशेंस, इसमें कोई खास मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ इनफाइनाइट जीपीज बनाई गई हैं 2 बार, और दोनों में से S को एलिमिनेट कर दिया है, तो P और Q में एक रिश्ता निकल कर आ गया है, P और Q में एक रिश्ता निकल कर आ गया है। चलिए अगले पर आएंगे भाई, अगले पर आएंगे। एक और कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिख दी है यहाँ पे, जेईई मेन 2022 का नहीं है सवाल, ये 1998 का बहुत पुराना क्वेश्चन है, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं, सब लोग ट्राई करें, ये वाला तो इजी है, कर सकते हो। एक्स वाई जेड 1 से बड़े हैं, जीपी में है, तो यानी y² इक्वल टू XZ हो गया, जीपी का मतलब y² इक्वल टू XZ, बट उन्होंने ln x ln y ln z की बात करी हुई है आगे, मतलब तुम्हें दोनों तरफ ln ले लेना चाहिए, log दोनों तरफ ले लिया, ln मतलब बेस e, सो 2 ln y इज ln x प्लस ln z, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब 2b इक्वल टू a प्लस c जैसी सिचुएशन बन गई है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर एक्स वाई जेड जीपी में होते हैं, याद ही रखो, अगर एक्स वाई जेड जीपी में होते हैं तो log x log y log z किस में आ गए? AP में आ गए बेटा, क्योंकि ये देखिए लॉग्स के में रिलेशन 2b इक्वल टू a प्लस c जैसा बन गया है, राइट। तो ln a ln b ln c किस में हो गए? जीपी में, यानी ln x ln y ln z
ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब तुम्हें एक बात पता है कि अगर मैं 1 जोड़ दूं ln x में तब भी एपी बनेगी, क्योंकि अगर टर्म्स के अंदर 1 जोड़ दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज एडेड विद कांस्टेंट टर्म, तो प्रॉपर्टी ऑफ एपी कहती है कि अभी भी एपी रहेगी। तो ये तीनों एपी में है, करेक्ट। और इनके रेसिप्रोकल फिर क्या हो जाएंगे, एचपी में, क्योंकि हमें तो इनके रेसिप्रोकल बताने हैं। यानी 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln y, 1/1 प्लस ln z, ये बेटा HP में हो जाएंगे इनके रेसिप्रोकल्स। तो आंसर हो गया, सीधा का सीधा आंसर हो गया बी। बी हो गया भाई, कितना इजी क्वेश्चन, राइट। इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए अगला एक 2024 का क्वेश्चन और करेंगे। 2024 का एक क्वेश्चन, ये मैंने रेगुलर अर्जुना जेई बैच में आपको होमवर्क में दिया था, मुझे याद आ रहा है। इसको अब हम लगाते हैं। साफ दिख रहा है SX एक AGP है बेटा, क्या आपको दिखाई दे रहा है? 1 प्लस एक्स तो मल्टीप्लाई होता जा रहा है और बाहर कोफिशिएंट्स भी चलते जा रहे हैं, तो यानी कि ये एक जीपी जैसा सिचुएशन दिख रहा है, सॉरी एजीपी जैसा सिचुएशन दिख रहा है। तो एजीपी का जो मेथड है वो आपको ऑलरेडी बताया गया है क्लास में, कि पहले जो है लिखिए सीरीज को और फिर कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म खिसका के आगे लिख दो। तो पूरी चीज को 1 प्लस एक्स से फिर से मल्टीप्लाई करो। एस एक्स छोड़ो, एस ही रहने दो अभी, एस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, उसका मीनिंग एस इंटू 1 प्लस एक्स, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। एस को 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करा और एक टर्म आगे खिसकाया, इस टर्म को इधर लिखा, इसको इधर लिखूंगा, ठीक है, एंड सो ऑन। जो ये लास्ट वाली होगी ये खिसक के आ जाएगी 60 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 61। इस तरीके का हो जाएगा बेटा। और अब क्या है, अब तो बस बेटा सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है दोनों इक्वेशंस का, आपको जीपी दिखाई दे जाएगी। तो लेट्स सी, s माइनस एस टाइम्स 1 प्लस एक्स, ये 1 प्लस एक्स में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, एज इट इज, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, अगला 1 प्लस एक्स का होल क्यूब हो गया, एंड सो ऑन। जब ये वाला सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 60 आएगी और ये माइनस वाली टर्म एज इट इज बेटा पड़ी रहेगी, एज इट इज पड़ी रहेगी, राइट। ये प्रोसेस है, स्टैंडर्ड प्रोसेस एजीपी का। बस अब तो ये जीपी बन गई है। 60 टर्म्स हैं, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स, फर्स्ट टर्म भी 1 प्लस एक्स। अच्छा इधर से एस एस तो हटाओ, एस कॉमन लेके, तो माइनस एक्स टाइम्स एस, सम ऑफ जीपी ए आर की पावर 60 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है जी, ये तो 1 1 गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए थोड़ा सा, s की वैल्यू निकल आएगी भाई। देखो 1 और 1 तो कैंसिल आउट हो गए, राइट। तो हमारे पास बच गया, माइनस को भी एडजस्ट कर देता हूं, तो x टाइम्स s, अगले पेज पे लिख देता हूं x टाइम्स s, और माइनस एडजस्ट हो गया तो ये वाला प्लस हो जाएगा, इसे पहले लिख देता हूं 60 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 61, और ये वाला टर्म बेटा माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स नीचे डिनोमिनेटर वाला, और न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स की पावर 60 माइनस 1। इस प्रकार का हो गया भाई, इस प्रकार का हो गया, देख लीजिए सही लग रहा है यहां तक तो। अब क्या किया जाए, देखो वैसे मुझे समझ आ रहा है कि 60 डालना है, S60, S एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा भी, S इन टर्म्स ऑफ x आएगा बेटा, तो उसको हम पहले निकाल के x को 60 भी डालना है। और LCM ले लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां 60 का स्क्वायर भी मल्टीप्लाइड दिख रहा है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो LCM ले लूं तो x स्क्वायर s, x को LCM ले लिया और x को उधर भी भेज दिया, तो 60 टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 61 इंटू एक्स, माइनस इस ब्रैकेट को खोल दो, 1 प्लस एक्स की पावर 61 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास क्या आ गया, इस प्रकार का कुछ बन गया है। बस s की जगह sx लिख दो, मतलब s एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया। अब इसमें x की जगह 60 डाल देता हूं, ताकि 60 स्क्वायर s 60 की वैल्यू हो जाएगी 60 इंटू 61 की पावर 61, और यहां भी x की जगह 60 डालना है, माइनस 61 की पावर 61 प्लस 61 हो जाएगा, प्लस 61 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक तो सही है। अब इन सब में से इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है b की पावर, जो 61 की पावर 61 कॉमन ले लेता हूं,
61 की पावर 61 कॉमन, 60 60 हो गया 3600 और इधर से -1, तो हमारे पास हो गया 61 की पावर 61 3599 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक माइनस कर दिया और प्लस 61 बाहर। इफ यू कंपेयर इट विद दिस तो क्लियरली बेटा बी तो मजा आ गया, बी तो हमारे पास 61 आ ही गया है क्योंकि बी की पावर बी और उधर भी बी था, बी की पावर भी उधर भी बी था और कोफिशिएंट है ए, यानी ये चीज हो गई ए, 363599 हो गया ए। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ए प्लस बी पूछा है, सो ए प्लस बी हो गया 3605, 3605 हो रहा है भाई, ए प्लस बी देखें, ए प्लस बी 3660। अच्छा कहां पे गलती हुई है जरा देखते हैं भाई, कहां पे गलती हुई है, 3600 60 इंटू 60 3600 होता है, ठीक है भाई। बी तुम्हारा, ओह ये क्या कर दिया मैंने, बी को भाई 61 लेना था ना, बी तो 6 क्यों ले लिया मुझे समझ नहीं आया भाई, ऐसी कौन सी गड़बड़ कर दी मैंने, 6 लिख दिया डायरेक्ट 61 को। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है क्या भाई, ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है क्या, 6 की जगह 61 था 6 लिख दिया, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल रहा था। 61 अब इसमें जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली 3600 और 60, 3660 हो गया है, 3660 हो गया है भाई, ठीक है। हो जाता है ऐसी गड़बड़ यार, देखो हम भी इंसान हैं तुम भी इंसान हो, तुमसे थोड़ी ज्यादा होती है हमसे थोड़ी कम होती है, बट हो तो जाती हैं, फिर हमें दोबारा चेक किया तो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स कहते हैं इसको। मैं मतलब कुछ और सोच रहा था एक्चुअली, मैं साथ साथ आगे की चीज सोच रहा था, इसलिए पिछले वाले में ध्यान नहीं दिया। चलिए तो हो गया ये वाला सवाल अपना, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा, 2018 का क्वेश्चन है वैसे तो, बट अच्छा प्रॉब्लम है। सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब देखो होता क्या है, हमें लगता है ये भी एजीपी है बट है नहीं, क्योंकि नीचे तो चलो 2 की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, बट ऊपर देखोगे 3 7 15 31 ये कोई 2 की पावर्स नहीं है। बट अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा तो मतलब 2 की पावर भी नहीं है और ना एपी है और ना ही इनका डिफरेंस एपी में हो रहा है, इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस 7 और 8 15 हो गया, इनका डिफरेंस फिर 16 हो गया, राइट। सो दिस इज नाइदर एपी एजीपी नॉर देयर डिफरेंसेस आर इन एपी, सो देयरफॉर हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस 3 को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 स्क्वायर -1, इसको 2 क्यूब -1, देखो ये पैटर्न चल रहा है, और 15 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4 -1 और इसको 2 की पावर 5 -1। तो इस तरीके का ये सीक्वेंस मुझे चलता हुआ दिख रहा है। तो जनरल टर्म अगर लिखूं, आरएथ टर्म इसकी लिखूं, तो देखिए इसको लिख लो 2 की पावर 1 -1 है ना। तो अब एक बात दिख गई, 2 की पावर फर्स्ट टर्म में 1 आ रही है, 2 सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, सो 2 की पावर r -1 होल अपॉन, नीचे अगर आप ध्यान दें यहाँ एक 2 की पावर है, यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 क्यूब है, मतलब जो पावर ऊपर चल रही थी, ऊपर 2 की पावर 4 आ रही है तो नीचे 2 क्यूब आ रही है, ऊपर 2 की पावर 5 आ रही है तो नीचे 2 की पावर 4 आ रही है बेटा, तो नीचे एक पावर कम चल रही है, यानी आरएथ टर्म में नीचे जो पावर है 2 की पावर r -1 होगी। क्या ये बात सही है, हिट एंड ट्रायल मार के देख लो, r को 3 डालो, थर्ड टर्म आ जानी चाहिए, r को 4 डालो, फोर्थ टर्म आ जानी चाहिए। बस इसमें हमें सिग्मा लगाना है क्योंकि सम ऑफ 20 टर्म चाहिए, सो S20 का मतलब हो गया सिग्मा टी आर, तो सिग्मा टी आर का मतलब हो गया सिग्मा 2 की पावर r -1 अपॉन 2 की पावर r -1। अब कैसे करोगे सर, इनको अलग अलग करूंगा भाई, इनको अलग अलग करूंगा, देखो इसको इसके अलग डिवाइड, इसको इसके अलग डिवाइड, तो हमारे पास 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर r -1 हो गया, -1 अपॉन 2 की पावर r -1 हो गया, करेक्ट। ये देखिए पावर्स कट जाएंगी बेटा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये 2 रह जाएगा, और अब अगर हम इसमें सिग्मा लगाएं, अब अगर हम इसमें सिग्मा लगाएं, r वेरीज फ्रॉम 1 to 20 बिकॉज S20 चाहिए था, तो अब 2 into 20 तो 40 हो जाएगा सीधे, 40 माइनस इसमें r की वैल्यू डालते हैं, r को 1 डालेंगे 2 की पावर 0 मतलब 1 ही हो गया, और 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर 2 की पावर 1 हो गया, r को 2 डाला राइट, r को 3 डाला तो 2 स्क्वायर हो गया। इस तरह से जब r को लास्ट 20वां डालेंगे तो 2 की पावर 19 आ जाएगा बेटा। इसको आप सम ऑफ जीपी लगा दीजिए, इसमें क्या लगा दीजिए, सम ऑफ जीपी लगा दीजिए बेटा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले ब्रैकेट में पूरा सम ऑफ जीपी लगा रहा हूं, इस जीपी में बेटा 20 टर्म है, 40 एज इट इज माइनस सम ऑफ जीपी होता है ए इज 1 माइनस हाफ की पावर 20 अपॉन 1 माइनस हाफ,
ठीक है जी, तो ये हो गया 40 माइनस, ये 2 ऊपर गया, 1 माइनस हाफ की पावर 20, तो 40 माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2 की पावर 22 ब्रैकेट खोल दिया, सो 38, एक 2 काट दिया, 2 की पावर 19 रह जाएगा, 38 प्लस 1/2 की पावर 19, डी ऑप्शन बेटा बन गया है, राइट। ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। तो हमने देखा एपी नहीं है, डायरेक्ट जीपी नहीं है, एजीपी नहीं है, तो हमने जनरल टर्म लिखकर उसमें सिग्मा ऑपरेट बेटा कर दिया है, जनरल टर्म लिखकर सिग्मा ऑपरेट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। आपको दिख रहा है एक सीरीज ऊपर चल रही है अप टू एन टर्म्स, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू एन क्यूब। तो ये तो डायरेक्ट तुम्हें पता है एक फॉर्मूला होता है, स्पेशल सीरीज नंबर 3 होती है बेटा, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। ये वाली सीरीज तो हमारी एन एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर होती है बेटा न्यूमरेटर की, राइट। न्यूमरेटर की सीरीज तो ऐसे होती है। अब डिनोमिनेटर की तो डायरेक्ट नहीं है, देखो 1.3 नहीं है, 1 इंटू 3 है, प्लस 2 इंटू 5, 3 इंटू 7 अप टू एन टर्म। तो ये सीरीज भी अगर सॉल्व कर लूं और यहां वैल्यू डाल के इक्वेशन सॉल्व करके 9/5 के बराबर रख के मेरा जो है n सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज समहाउ आई शुड ट्राई टू फाइंड आउट द डिनोमिनेटर सीरीज। डिनोमिनेटर वाली सीरीज अगर निकल जाए तो मजा आ जाए। तो इसको एक काम करते हैं, सेपरेटली अलग से लिखते हैं और इसको ट्राई करेंगे। s ऑफ द डिनोमिनेटर इज 1 3, यहां से लिख देते हैं ताकि जगह बच जाए, 1 3 प्लस 2 5 प्लस 3 7। तो एक बात समझ आ रही है, ऐसे में तो जनरल टर्म लिखनी चाहिए सर, जनरल टर्म लिखनी चाहिए। तो जनरल टर्म मुझे दिख रही है, देखो पहला पार्ट 1 2 3 4, तो पहला तो r हो गया। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट जो है 3 5 7 इस तरीके से चल रहा है। 3 5 7 तुम्हें पता है ऑड नंबर है, 2r प्लस 1 फॉर्म का, 2r प्लस 1 फॉर्म का। सर 2r माइनस 1 क्यों ना ले लूं, ऑड नंबर तो दोनों ही होते हैं, 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 दोनों होते हैं, क्योंकि r को 1 डाल के 3 चाहिए मुझे। ये सीरीज 3 5 7 हो रही है, 1 3 5 7 हो रही होती तो 2r माइनस 1 लिखता बेटा, क्योंकि r को 1 डाल के मुझे 3 चाहिए। देखो r को 1 डाल के 3 मिल जाएगा, बस जनरल टर्म आ गई है, खेल खत्म। r 2r स्क्वायर प्लस r हो गया है, तो सिग्मा टी आर लगा देता हूं फॉर एस एन। एस एन का मतलब इस पे सिग्मा ऑपरेट कर दीजिए, तो 2 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर स्क्वायर और सिग्मा आर का बेटा फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, स्पेशल सीरीज 1 एंड 2 बन गई है। ये होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 और ये होता है एन एन प्लस 1/2। तो एन एन प्लस 1/2 तो कॉमन ही ले लेना चाहिए, एन एन प्लस 1/2 तो कॉमन ले लेना चाहिए, बचेगा 2 इंटू 2n प्लस 1/3 प्लस 1। कॉमन लेके मुझे दिख रहा है अभी इसमें से एक कट भी जाएगा, है ना, तो बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा अगर एलसीएम ले लूं तो एन एन प्लस 1/2 4n प्लस 2 प्लस 3/3 हो गया बेटा, ब्रैकेट खोल लिया, एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बन गया 4n प्लस 5/3। डायरेक्ट लिख देता हूं 4n प्लस 5/3। बस इस वैल्यू को उठा के डिनोमिनेटर में यहां चिपका दो, तो एन एन प्लस 1/2 4n प्लस 5 4n प्लस 5/3। एक nn प्लस 1/2 पूरा कट गया बेटा, एक nn प्लस 1/2 पूरा कैंसिल आउट हो गया है। बस अब इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं, एक बच गया nn प्लस 1/2 और एक 4n प्लस 5/3, 9/5। ये सम क्या है, 9/5 है। ऊपर से एक 3 उड़ाइए, nn प्लस 1/2 4n प्लस 5 3/5 हो गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5n स्क्वायर प्लस 5n इज 6 इंटू 4n प्लस 5। तो 5n स्क्वायर 6 4 जा 24, सो माइनस 19n माइनस 30 इक्वल टू 0। ऐसी कुछ क्वाड्रेटिक बन गई है, ऐसी कुछ क्वाड्रेटिक बन गई है बेटा, जिसको हमें स्प्लिटिंग द मिडिल करके 19 तक पहुंचना है। तो 30 और 5 150, 150 में हमें 19 तक पहुंचना है। अच्छा तो क्या करें यार, समझ सा नहीं आ रहा। सब्ट्रैक्शन तो करनी ही है, सब्ट्रैक्शन तो करनी ही है, तो भाई कैसे पहुंचे। देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, थोड़ा स्प्लिटिंग द मिडिल में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 5 3 जा 15, 30 और 5 नहीं, इक्वेशन तो सही बनी है ना भाई। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24,
24 5 में से गया तो 19 बन गया। ठीक है भाई, तो जल्दी से 19 बनाते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। 5 2 ज़ा 10, 15 नहीं, 5 6 ज़ा 30 और 5 नहीं। अरे यार क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दें क्या? 5, क्या करें, 5 5 ज़ा 25, 25 और 6, हाँ 25 और 6 हो गया भाई, 25 और 6 हो गया। इतनी देर सोचना, कभी कभी डायरेक्ट दिख जाता है, कभी कभी 2 मिनट बाद दिखता है, पेशेंस रखना है। तो 25 और 6, 5n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 6n माइनस 30 इक्वल टू 0, 5n कॉमन प्लस 6 कॉमन, n माइनस 5 इक्वल टू 0। सो n माइनस 6/5 और n की वैल्यू 5 हो गई बेटा, या तो ये 0 या ये 0 रख दिया। ये ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि n बेटा नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इसलिए n की वैल्यू 5 होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर, क्या n की वैल्यू 5 है? जी हाँ बिल्कुल बढ़िया, n की वैल्यू 5, आंसर हमारा आ गया है बेटा। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम था। दो सीरीज को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके n क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करना था। चलिए एक और देखेंगे ऐसा ही सीरीज का क्वेश्चन, एक और देखेंगे। एसके दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन जो कि तुम सिंप्लीफाई करके बहुत प्यार से बता सकते हो। एसके क्योंकि 1 2 3 अप टू के का सम, तो तुम्हें पता है सम ऑफ के नेचुरल नंबर्स होता है के प्लस 1/2, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है एन प्लस 1/2। तो एन की जगह बस के है, राइट, के नंबर्स तक दिया हुआ है और एक नीचे के ऑलरेडी था, के को काट देते हैं दोनों तरफ से, तो एस के बन गया के प्लस 1/2 बेटा। एस के की वैल्यू तो सिंप्लीफाई हो गई। आगे देखते हैं क्या है, एस जे स्क्वायर, तो एस जे मतलब यही, के की जगह जे डाल दो भाई, के की जगह जे डाल दो, तो एस जे क्या हो जाएगा, के प्लस 1 जे प्लस 1/2। बट इसका भी क्या करा हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है, तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, जे प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4 हो गया एस जे। इसको यहां डाल के बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकल जाए तो ए बी सी डी ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा हमारा। सो बेसिकली हमें क्या करना है, बस एस जे स्क्वायर की जगह, एस जे स्क्वायर की जगह ये डाल के सिग्मा सॉल्व करना है। तो सिग्मा जे प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है जी। अब एक तरीका तो ये है कि सर इसका होल स्क्वायर खोल दो और सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्लस के अंदर, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट। ये भी कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा, बट शॉर्टकट इसका ज्यादा अच्छा मेथड आपको बता रहा हूं। देखो 4 तो बाहर आ जाएगा 1/4, और एक काम करो, जे की वैल्यूज डालना शुरू करो। जे को 1 डालूंगा तो 1 + 1 2 स्क्वायर, जे को 2 डालूंगा तो 3 स्क्वायर, जे को 3 डालूंगा तो 4 स्क्वायर। ऐसे करते करते जब जे को n डालूंगा तो n + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, n + 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू n + 1 होल स्क्वायर निकालने का मतलब है इसके अंदर एक 1 स्क्वायर ऐड कर दो और एक सब्ट्रैक्ट भी कर दो, ताकि ये पूरी स्पेशल सीरीज 2 बन जाए। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n + 1 होल स्क्वायर बन जाएगा बेटा। तो n की जगह बस n + 1 है, स्पेशल सीरीज 2 में हम डाल देते हैं, जिसका मतलब है n + 1 2n + 1/6 जो फॉर्मूला था ना, इसमें n की जगह n + 1 डाल दूंगा और -1 कर दूंगा, करेक्ट। तो इस फॉर्मूले में n की जगह यहां लिख लेता हूं फॉर्मूला, और ताकि गलती ना हो, और n की जगह n + 1 रिप्लेस कर देता हूं। तो n + 1 n + 2 और 2 × n + 1 + 1 हो गया, ये वाला है ना थर्ड ब्रैकेट, ये वाला 2 × तो 2n + 3 हो गया है, 2n + 3 हो गया है बाय 6, और -1 वो भूलना नहीं है जो सब्ट्रैक्ट में पड़ा होगा, +1 वाला तो कंज्यूम हो गया। ठीक है, बस अब ये हो गया। अच्छा, बट वो कह रहे हैं कि नहीं भैया और सिंप्लीफाई करके बताओ, ब्रैकेट खोल के n स्क्वायर, n में क्वाड्रेटिक की तरह स्टैब्लिश करके बताइए, n कॉमन लेके भी। ठीक है, तो एलसीएम ले लेता हूं, 6 को उधर ले जाता हूं, तो 1/4 n + 1 n + 2 खोल दो, n स्क्वायर + 2n + 1, n स्क्वायर + 2n + 2 इंटू, सॉरी n स्क्वायर + 2n और n 3n + 2 इंटू 2n + 3 -6 होल अपॉन 6 हो जाएगा बेटा। और फर्दर इस ब्रैकेट को भी खोल दो, तो मुझे दिख रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म है 3 दूनी 6 वो कटेगी, और फिर कुछ n ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का बनने का चांस पूरा दिख रहा है। वैसे क्यूबिक थी क्योंकि ये, ठीक है, तो क्यूबिक तो है ही। तो 1/4 बाहर, इस ब्रैकेट को खोलूंगा, 2n³ + 3n² n स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, इससे अब इससे करूंगा
6n² प्लस 9n प्लस 4n प्लस 6 माइनस 6 होल अपॉन 6। 6 काट दिया है बेटा, तो 6 और 4 मिला के 1/24 बाहर, 2n³ और 3n² 6n² मिला के हो गया 9n² और 9 और 4 हो गया 13n, राइट। एक n कॉमन ले लीजिए, सो n/24 बाहर, 2n² प्लस 9n प्लस 13, 2n² प्लस 9n प्लस 13 आ गया है अंदर। और अब अगर कंपैरिजन किया जाए RHS के साथ तो क्लियरली हमें A तो 24 दिख गया है, कैपिटल A क्या हो गया 24 हो गया सर। n² का कोफिशिएंट B हो गया 2, B हो गया 2, C हो गया 9, C हो गया ये वाला 9 और D हो गया कांस्टेंट टर्म 13, D हो गया 13। इस प्रकार का कुछ बन गया। कैलकुलेशन है यार इस चैप्टर में, बस ध्यान से वो करनी होती है। अब ऑप्शन चेक करने की बारी आ गई, ऑप्शन चेक करने की बारी आ गई भाई। A प्लस बी इज डिविजिबल बाई D, तो A प्लस बी 26 हो गया, D से डिविजिबल, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। A प्लस बी इज 5 टाइम्स D माइनस C, A प्लस बी इज 5 टाइम्स D माइनस C। कुछ गड़बड़ लग रही है, A प्लस बी तो 26 है, 26 5 का मल्टीपल है ही नहीं, 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत है। सारे चेक कर लेते हैं, वैसे तो सिंगल करेक्ट ही था। A प्लस C प्लस D इज नॉट डिविजिबल बाय B, A प्लस C प्लस D, तो 24 और 9 जोड़ेंगे, 24 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33, 33 और 13, 33 और 13 46 इज नॉट डिविजिबल बाय B, B से तो डिविजिबल है ही भाई, B से तो डिविजिबल है ही, ये 2 से डिविजिबल आ रहा है, क्लियरली आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एंड A प्लस बी प्लस C प्लस D इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल आ रहा है क्या देख लेते हैं। तो 24 और 2 26, 26 और 13 39, 39 और 9, 39 और 9 कितना होता है बेटा, जो भी होता है सर 5 से डिविजिबल तो कभी भी नहीं आएगा, यानी कि 5 से डिविजिबल बोलना गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, 5 से डिविजिबल नहीं आने वाला है, करेक्ट। लास्ट डिजिट भी देख सकते थे तुम, 0 या 5 अगर आती तो ही होता, तो सीधे हमारा आंसर ए हो जाना चाहिए बेटा, सीधे हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, जेईई मेन 2023 का। एक 2024 का ले लेते हैं, इस प्रकार का बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बेटा तुम्हें आने चाहिए ट्री फॉर्म के अंदर, ये भी अर्जुना जेईई बैच के अंदर मैंने करवाए हुए हैं, तुम्हें होमवर्क दिया था ये वाला क्वेश्चन वहां पे, राइट, इस तरीके का क्लास में करा के ये वाला होमवर्क दिया था, तो इसको अब हम डिस्कस करेंगे। क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन मैंने दिया था तुम्हें अर्जुना जेई में भी। kth row contains exactly k numbers for every natural, then the row in which 5 3 1 0 will be present is, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि भाई देखो पहले में 1, फिर दूसरे में 2 3 आ रहा है, तीसरे रो में 4 5 6 आ रहा है, फिर चौथे रो में 7 8 9 10 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इसका पहला नंबर पता लग जाए nth रो का, तब हम फिर भी बता पाएंगे कि यार कौन से रो में आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, nth रो का पहले नंबर को an बोल देते हैं, nth रो का जो पहले नंबर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहला नंबर पता लगेगा तभी तो हम बता पाएंगे कि 5310 किसके अंदर है। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट नंबर्स का पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। पहले नंबर्स में अगर आप ध्यान से देखें, तो पहले दो नंबर्स है 1 2, फिर है 1 2, तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 1 का, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 2 का, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 3 का, अगला फिर 11 होगा 10 के बाद, है ना, 10 पे खत्म हो रहा है क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 4 का। तो हम समझ गए भाई डिफरेंसेस एपी में है। फर्स्ट टर्म्स को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ईच एंड एवरी रो, इसको अगर ऑब्जर्व किया जाए तो फर्स्ट टर्म जो है उनके डिफरेंसेस एपी में है। मतलब फर्स्ट टर्म में आपको डिफरेंस एपी वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, मेथड ऑफ डिफरेंस से सॉल्व करना पड़ेगा। 1 2 4 7 11 इन सब का सम लिख के tn बोल देता हूं। tn क्या है, nth रो का पहला नंबर बेसिकली tn हो जाएगा, करेक्ट। और सम से सॉल्व होता है, मेथड ऑफ डिफरेंस क्या होता है, एक टर्म खिसका के लिखना होता है बेटा। जब भी डिफरेंस एपी या जीपी में हो किसी भी सीरीज के, तो तुम्हें यही मेथड लगाना है, उस सीरीज को दोबारा लिखिए एक टर्म खिसका के। तो 1 2 4 7 और ये tn एक टर्म आगे खिसक जाएगा
और अब सब्ट्रैक्ट, काफी सिमिलर है एजीपी की तरह, बस एजीपी में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके हम ये करते थे, इसमें डायरेक्ट उसी सीरीज को दोबारा खिसका के लिख के सब्ट्रैक्ट, तो इधर 0 यहां 1 और यहां सब्ट्रैक्शन शुरू, ब्रैकेट शुरू, 4 - 2 2, 7 - 3 फिर 4, ऐसे करते करते यहां ब्रैकेट खत्म और ये -tn अलग पड़ा होगा, वो -tn को लेफ्ट में ले आइए, tn बराबर 1 + 1 + 2 + 3 + 4 और इसके अंदर बेटा n-1 टर्म्स होंगी, ये ध्यान रखना होता है, n-1 टर्म्स होंगी, तो सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स होता है nn-1/2 डायरेक्ट। आप सम ऑफ एपी भी लगा सकते थे, मैंने ऐसे कर दिया है। बस अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको बेटा इसको सॉल्व करेंगे, n², थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, n² - n + 2/2, ये मेरा nth टर्म आया है, मतलब मेरा ये nth रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, एक बार मैंने बताया था कि ऐसे में आपको एक बार चेक भी लगा लेना चाहिए, कोई गलती तो नहीं करिए। n को जैसे 4 डाल देता हूं तो मुझे चौथी टर्म ये वाली 7 मिलनी चाहिए, n को 4 डाल के, 4² - 4 + 2/2, 16 - 4 12 और 2 14/2, 7 बिल्कुल सही मिल रही है, n को 4 डाल के मुझे 7 मिल गई है, यानी कि मेरा फॉर्मूला एक तरह से सही डिराइव हुआ है। ये जस्ट चेक करने के लिए होता है, कुछ गलत आ रहा है तो आपका पकड़ में आ जाएगा गलती, है ना, जरा 2-4 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे बट एटलीस्ट आपका वेरीफाई हो जाता है ऐसे में। चलिए nth टर्म आ गई है, तो अब क्या करें सर, तो देखो अब मुझे क्या चाहिए कि 5310 किस रो में प्रेजेंट है, समझ गए, तो देखो nth रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है और nth रो एक एपी तो है ही, nth रो क्या है, एक एपी तो है ही, तो भाई nth रो को अगर आप ध्यान से देखें, nth रो के अंदर आपको ये देखना है कि किस रो में जाके, जैसे n की किस वैल्यू पे, जैसे 4th रो पे 7 आया है तो t4 7 आ गई, तो 7 किस में है, 4th रो से 7 शुरू हो रही है, तो हमें इसके आसपास देखना है n को क्या डाल के आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n को क्या डालूं, n को अगर मैं 5050 हमें पता है ना, n को 51 डालूं अगर, तो इसको यहीं से ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगी कैलकुलेशन, करेक्ट, तो t51 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 51 × 50/2, ठीक है ना, 50 इंटू, हाँ 51 × 50/2 nn+1/2, 100 डालूंगा, सॉरी 51 नहीं 100, क्योंकि 100 पे जाके वो 100 पे जाके 5000 के करीब पहुंचती है, तो 100 × 99/2, इसकी वैल्यू देखिए, t 101 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + 101 × 100/2 विच इज 1 + 101 × 50, ये थोड़ा अच्छा सा आ रहा है इसलिए निकाल लिया, 5050, क्योंकि मुझे पता है यार सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर 5050 होता है, इसलिए मैंने 100 डाला है, तो यानी 5051 5051 102 नंबर रो जो होगी वो 5051 से शुरू होगी और एंड कहां होगी, क्योंकि हर एक रो में बेटा n एलिमेंट्स है, देखो पहली रो में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, तो पांचवी में 5, ऐसे करके n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अभी 5000 तक ही पहुंचे, हमें तो 5300 तक जाना है, तो एक काम करते हैं 102वीं रो भी देखते हैं, मतलब ये देखो कि इसके आसपास पहुंच जाए हम, तो t102 क्या हो जाएगा, 1 + 101 × 102/2, जरा चेक करिए क्या होता है, 51 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 51 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए, आप वैसे भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं, सो 101 × 51, 5152 आ चुका है, 5152 आ चुका है, ये क्या होगी बेसिकली 102वें रो नंबर की पहली टर्म होगी, ठीक है। अब 103वें रो नंबर की देखते हैं, 103 × 102/2 है ना, nn-1/2, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, 1 + nn-1/2, तो ये कितना हो गया, 51 × 103, 51 × 103, 5253 + 1 5254, अभी इसका भी पहला नंबर ये है, तो 104वें नंबर का देखते हैं, बस यही देखना है तुम्हें कब बड़ा आ जाएगा, तो 104 में क्या होगा, 104 × 103/2, तो 104/2 होता है 52 × 103 + 1 अगर कर दूं तो 5357 आ गया है, 5357 आ गया है, देखो
5310 था हमारा नंबर, अब इससे बड़ा हो गया है बेटा, इससे बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यार 103 नंबर पे जो रो होगी उसका पहला एलिमेंट ये होगा, और 104 नंबर पे जो रो होगी उसका पहला एलिमेंट ये होगा। यानी 103 रो में जो रो बनेगी 103, उसका पहला नंबर 5254, फिर 5255, फिर 5256, और लास्ट नंबर इससे पिछला वाला दैट इज 5356 हो रहा होगा, 5356 हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी के बीच में कहीं ना कहीं आ गया हमारा 535310 आ गया। तो ये हमारी रो नंबर 103 थी बेटा, बिकॉज 103वीं रो का पहला एलिमेंट ये आया था। तो रो नंबर 103 मैंने लिख लिया है। रो नंबर 103 ऐसी कुछ दिख रही होगी, उसका पहला एलिमेंट ये, और रो नंबर 104 का पहला एलिमेंट ये है, तो ऑब्वियसली हमारा नंबर इस रो में ही लाए करेगा। तो आंसर 103 हो जाना चाहिए, 103, 103 इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे ये करना था। मैंने जो क्लास में दिया था उसमें आपसे सम ऑफ नंबर्स पूछे थे इन nth रो, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए एक और देखेंगे इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं बेटा। इसमें क्या दिया हुआ है सर, Sn फिर से एक सीरीज दी हुई है जिसको S29 माइनस S9 करके बताना है 1/60। तो इस सीरीज को सॉल्व करना है, मतलब ये डिफरेंस क्या है 7 4 11, ये क्या है, ये 21 हो गया, 11 में से गया तो 10 हो गया, और ये हो गया 13 ऐड हो रहा है ना, और इसमें क्या ऐड हो रहा है 16 ऐड हो रहा है। तो साफ समझ आ रहा है जो डिफरेंस है 7 10 13 16, सो फिर से डिफरेंस ही एपी में है, डिफरेंस ऑफ द टर्म्स इज इन एपी, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। जो डिफरेंस एपी में हो रहे थे इनकी फर्स्ट टर्म्स के, इनके फर्स्ट टर्म्स के क्या थे, डिफरेंसेस एपी में थे बेटा। तो वही चीज अब यहां भी बन रही है। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज किया जाएगा, सीरीज लिखेंगे पहले 4 + 11 + 21। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का काम होता है nth टर्म निकालना, सम के थ्रू हम nth टर्म निकाल लेते हैं। इसी सीरीज को खिसका के लिखेंगे, एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो लेफ्ट साइड में 0, इधर ये 4, और सब्ट्रैक्शन शुरू, 11 - 4 हुआ 7, ये हो गया अभी तो किया था 10, और ये 13, और ये 16, ऐसे करते करते यहां पे जाके कहीं ब्रैकेट खत्म, और ये -tn बाहर एक अकेला पड़ा होता है। हर बार ऐसे ही होता है, बस इतना ध्यान रख लो। -tn को इधर ले आऊंगा तो 0 के साथ tn बन जाएगी, और ये वाली जो AP बनती है 4 के आगे जो लिखी है उसमें वैसे तो n-1 टर्म्स होती हैं, है ना। इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, n-1 टर्म्स होती हैं। पहले भी मैंने n-1 टर्म्स ली थी, हमेशा ऐसा ही होता है। बस तुम्हें ये देखना है कि क्या इस AP को के अंदर 4 का भी समा सकता है, क्योंकि अगर देखें ये वाली AP में डिफरेंस 3 3 था, तो पिछली टर्म में भी तो 4 3 7 ही होता है। तो अब आप अगर पहला टर्म इसे मान लें तो नंबर ऑफ टर्म्स को n बोल दूंगा अब मैं। ये ट्रिक होती है छोटी सी, कई बार लग जाती है। पिछले में नहीं लग रही थी, देखो, क्योंकि पिछले में वो 1 को मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 1 ऑलरेडी था, तो इस AP का पार्ट नहीं बन पा रहा था। बट इस बार तो मैंने क्या किया, n-1 टर्म लिख के 1 अलग से जोड़ दिया। इस वाले में क्योंकि एक साथ इस AP का पार्ट बन गया, तो मैं n-1 की जगह n टर्म्स ले लेता हूं, और सम ऑफ AP लगा देता हूं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d विच इज 3, तो n/2 3n प्लस 8 - 3 हो गया +5। तो इस तरह का मुझे nth टर्म दिख रहा है हमारी सीरीज का, इस तरह का nth टर्म होगा। और मैंने आपको बताया एक बार चेक जरूर लगा लिया करो, कहीं गलती होगी पकड़ में आ जाएगी तुरंत। तो मैं बोल रहा हूं जैसे 4th टर्म 34 है, तो n को 4 डाल के 34 मिलना चाहिए। थर्ड ले लो 21 आ जाएगा, जो मर्जी आपका मन हो, एक में चेक जरूर करिए। तो n को 4 डाल के क्या T4 मेरे पास 34 आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। n को 4 डालेंगे तो 4/2, 3 2 6 + 5, 6 + 5, ओहो हो, n को 4 डालना था ना, ओ सॉरी 4 डालना था, तो 4 डालना था, 12 + 5 हुआ ना, तो 12 और 5 17, 17 का डबल 34, बिल्कुल बढ़िया आ रहा है 34। यानी हमारा चेक लगाना बिल्कुल सही है, 100% कंफर्म हो गया, 99% तो बोल ही सकते हो कि ये वाली चीज सही आई होगी। बस अब क्या है, tn आ गई, n/2 3n + 5, बट हमें इसकी nth टर्म नहीं चाहिए, इसका सम चाहिए, Sn चाहिए बेटा। तो Sn तुम्हें पता है सिग्मा Tn होता है, तो इसमें सिग्मा लगा दीजिए, 1/2 बाहर, सिग्मा n × 3n + 5, और
n को ब्रैकेट खोल दीजिए 3n² + 5n और दोनों में अलग अलग सिग्मा लगा दीजिए 3 सिग्मा n², 5 सिग्मा n, राइट। दोनों का फॉर्मूला यूज करूंगा। सिग्मा n² मुझे पता है nn + 1 2n + 1/6 होता है और ये होता है 5nn + 1/2। बिल्कुल ऐसे जल्दी जल्दी हाथ चलना चाहिए भाई। 3/6 भी हाफ होता है, तो ये 2 2 तो कॉमन आ गया, nn + 1/2 कॉमन ही आ गया, nn + 1/2 कॉमन, 2n + 1 बचा और उधर बचा 5, तो nn + 1/2 × 2 4 हो गया और इधर 2n + 6 हो गया है, जिसमें से फिर एक n कॉमन लेके काट दो, तो nn + 1 n + 3/2 ऐसा कुछ हमारा Sn हो गया है बेटा। Sn की वैल्यू आ गई है। बस अब क्या है, एक बार इसको भी चेक कर सकते हो, कहीं इतनी मेहनत करने के बाद कहीं कोई गलती तो नहीं निकाल दी। तो Sn कैसे चेक करूंगा सर, n को 2 डाल दे, n को 2 डाल के क्या मिलना चाहिए, S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स क्या है, 4 और 11 का सम 15 है, तो n को 2 डाल के 15 आना चाहिए भाई। अगर आ रहा है तो मतलब हमारा सही निकला है। जो भी यहाँ तक, ये ना छोटी छोटी चीजें हैं बट बड़ी काम आती हैं एग्जाम में, क्योंकि तुमने इतनी कैलकुलेशन कर ली, पता ही नहीं सही है गलत है, समझ नहीं आ रहा, तो हर स्टेप पे हम चेक भी करते चल रहे हैं। सो चेक जल्दी से करते हैं। n को 2 डाल के S2 की वैल्यू क्या आ रही है, 2 3 और इंटू 5/2, बढ़िया 15 आ गई है। सम ऑफ टू टर्म्स 15 ही है, 4 और 11 का। तो यानी हमारा आंसर काइंड ऑफ श्योरिटी है कि सही निकाला होगा हमने। सर 100% क्यों नहीं है श्योर, मतलब अब 15 तो बहुत तरीके से आ सकता है ना, इसलिए तो आपने अगर बिल्कुल ही श्योर होना है तो 2-3 अलग अलग डाल के देखें वैल्यूज, बट एक भी डाल लो सही है। अब क्या करें सर, S29 - S9 निकालना है ना, 1/60 बाहर, तो Sn को इस्तेमाल करेंगे, nn + 1 n + 3/2, nn + 1 n + 3/2, तो S9 हो जाएगा 9 × 10 × 9 3 12/2, यानी हो गया 9 × 10 × 6, और S29 क्या हो जाएगा, 29 × 30 × 29 और 3 32/2, राइट। तो ये कितना हो गया, 29 × 30 × 16 16 हो गया भाई, सही है ना। और अब इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है हमें, करना है बस, अब निकाल लो 1/60 S29 यानी 29 × 30 × 16 माइनस 9 × 60, 60 कॉमन आ जाएगा, 30 है और 2 इधर से निकाल लो, तो 60 कॉमन आके कट ही गया, 29 और ये तो कॉमन आ गया था, इसमें से 2 निकाल लिया था तो 8 बचा, -9 बचा है बेटा। 9 8 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16 और 7 23, 232, सही बोल रहा हूँ ना भाई, कैलकुलेशन देख लो भाई एक बार। क्या बोला मैंने, 9 8 ज़ा 72, 7 कैरी, 16 और 7 23, ठीक है। 232 - 9, सो 223 हो गया, 223 हो गया, 223 आ रहा है भाई आंसर, देखें 223 ऑप्शन तो है, ऑप्शन तो हमारे पास दिया हुआ है, बहुत बढ़िया आ गया भाई आंसर। ठीक है, कैलकुलेशंस तो बहुत है सर, वही इसीलिए तो प्रैक्टिस करनी है, इतनी इतनी प्रैक्टिस कर लो कि ये सब चीजें तुम जल्दी जल्दी कर पाओ। अब तुम या तो रो लो कि सर बहुत कैलकुलेशन है, कैसे होगी सर ये वो, या फिर चुपचाप इतनी प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि करते हैं ना जो लोग, जो जेई क्लियर करते हैं वो ये सब क्वेश्चंस करके आते हैं बेटा, एग्जाम में करके आते हैं वो। छोड़ दूंगा सर, हर चीज नहीं छोड़ सकते ना। चलिए एक देखेंगे इसी तरीके का, इसमें भी ये मैंने होमवर्क दिया था आई थिंक आपको रेगुलर अर्जुना के अंदर, सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स दिस, पहला ग्रुप है 1, फिर अगला है 2 3 4, तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। जो ये वाला प्रॉब्लम था इसमें थोड़ा ट्री डिफरेंट तरीके से था, 1 फिर अगले में 2 3 फिर 4 5 6, इसमें क्लबिंग अलग तरीके से की गई है। पहले बस एक ही नंबर है, फिर 3 नंबर है, ठीक है, फिर 5 नंबर है, अगले में फिर 7 नंबर हो जाएंगे अगले ग्रुप में, ठीक है। तो हमसे बोल रहे हैं 2024वें ग्रुप में सम ऑफ नंबर्स इस प्रकार का आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखो इसका एक तरीका तो बिल्कुल वही हो सकता है कि भाई nth ग्रुप में निकाल लेते हैं। सो इन nth ग्रुप पहले तो कितनी टर्म्स होंगी सर, पहले में 1 फिर 3 फिर 5, तो 2n
-1 टर्म्स होने वाली हैं, क्योंकि n को 1 डाल के 1, n को 2 डाल के 3, n को 3 डाल के थर्ड ग्रुप में, तो जो nth ग्रुप होगा उसमें 2n-1 टर्म्स होंगी जो एपी में होंगी, ऑल टर्म्स विल बी इन एपी, क्योंकि इसकी टर्म देखो ना 2 3 4 एपी में कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 1। ठीक है, तो अब मैं अगर पुराना वाला मेथड लगाऊं, क्योंकि मुझे सम ऑफ दोज नंबर्स लिखना है, मुझे क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स इन nth ग्रुप निकाल कर बताना है, तो भाई सम ऑफ नंबर्स के लिए सम ऑफ एपी लग जाएगा। बस क्या कमी है, नंबर ऑफ टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म मिल जाए सर तो मजा आ जाएगा भाई, सम ऑफ एपी का हम फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो फर्स्ट टर्म में जैसे पहले किया था, पैटर्न ऑब्जर्व किया था, याद आ रहा है, फर्स्ट टर्म में हमने पैटर्न ऑब्जर्व करके फर्स्ट टर्म निकाल ली थी। एक तरीका तो ये हो ही सकता है भाई कि हम फिर से फर्स्ट टर्म तक पहुंच जाएं सर, और फिर हम, चलो निकाल ही देता हूं इस मेथड से भी। फर्स्ट टर्म तक कैसे पहुंचेंगे, पहले की फर्स्ट टर्म 1, फिर है 2, फिर है 5, अगले की होगी 10, है ना, क्योंकि 9 के बाद 10, और 10 11 12 13 14 15, कितनी टर्म लिखनी है, 7 लिखनी है ना अगले में, 16, तो अगला ब्रैकेट ये होगा 10 से 16, अगले की 17 से शुरू हो जाएगी, तो अगली होगी 17, बस इतनी लिख ली, an बोल देता हूं उसको। क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, इनके डिफरेंसेस जरा चेक करते हैं, क्या इनके डिफरेंसेस एपी फॉर्म कर रहे हैं बेटा। ये 1 डिफरेंस है, ये 3 डिफरेंस है, 5 डिफरेंस है, 7 डिफरेंस है, बिल्कुल कर रहे हैं सर, 1 3 5 7, तो डिफरेंसेस फिर से एपी में आ गई हैं, यानी कि हमारे पास मेथड ऑफ डिफरेंस लगाने का बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन बन गया है। 1 2 5 10 17 अप टू an लिखता हूं, एक टर्म खिसका के 1 2 5 10, बिल्कुल जल्दी जल्दी हाथ चलना चाहिए, 0 हो गया, 1 हो गया, सब्ट्रैक्शन शुरू, ब्रैकेट शुरू, और -an अकेला, an को इधर ले आइए और इसमें सम ऑफ एपी लगा लीजिए n-1 टर्म्स के साथ, तो n-1/2 2a प्लस n-2 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इनका तो 2 दिख रहा है, 2 से 2 काट दिया, तो 1 प्लस n-1 इंटू n-2 प्लस 1 n-1 ही हो गया, तो 1 प्लस n-1 होल स्क्वायर बन गया है बेटा, nth टर्म इसका 1 प्लस n-1 होल स्क्वायर बन रहा है, तो nth टर्म क्या बन गया है, 1 प्लस n-1 होल स्क्वायर, जिसको चेक भी कर लेना चाहिए कि क्या n को 4 डाल के चौथी टर्म मतलब 10 मिल रही है, n को 4 डालिए, 1 प्लस 3 स्क्वायर और 1 10, बिल्कुल बढ़िया मिल रही है, 1 प्लस n-1 होल स्क्वायर जैसा टर्म दिख रहा है। बस अब तो फर्स्ट टर्म tn मतलब एक की वैल्यू हमारे पास आ गई है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है, ये कॉमन डिफरेंस 1 था ही, नंबर ऑफ टर्म्स ये थे ही, तो अब इसमें सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा के आपका प्रूव हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूं इसका, ये तो हो ही गया, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं, सीधे सीधे हम करते गए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का थोड़ा मेथड देखते हैं। अब भाई हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें बस फर्स्ट टर्म की तो प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा यार फर्स्ट टर्म तो दिख नहीं रही 1 2 5, पर लास्ट टर्म तो दिख रही है मुझे, देखो लास्ट टर्म तुम्हें ओरली दिख सकती है, कैसे सर, इसकी तो बस लास्ट क्या 1 ही है, एक ही टर्म है, इसकी लास्ट टर्म 4 है, इसकी लास्ट टर्म 9 है, इसकी लास्ट टर्म 16 है, इसकी लास्ट टर्म 25 आ रही होगी सर, ऐसे ही सोच पा रहे हो क्या हो रहा है। सो लास्ट टर्म बहुत बढ़िया है, तो मुझे लास्ट टर्म हिट एंड ट्रायल से दिख रही है। सर लास्ट टर्म का क्या करोगे, अभी देखता हूं। तो लास्ट टर्म जो है nth ब्रैकेट में, लास्ट टर्म ऑफ nth ब्रैकेट इज n स्क्वायर, ये मेथड 2 है, क्विकर मेथड है ये, बट जनरल मेथड नहीं है, जनरल मेथड तो यही है मेथड 1, ये ट्रिक मेथड इस क्वेश्चन में लग रहा है। लास्ट टर्म ऑफ nth ब्रैकेट n स्क्वायर है, थर्ड ब्रैकेट में 3 स्क्वायर है, सेकंड ब्रैकेट में 2 स्क्वायर है ना, और फोर्थ ब्रैकेट में 4 स्क्वायर है, फिफ्थ ब्रैकेट में 5 स्क्वायर, तो nth ब्रैकेट की लास्ट टर्म n स्क्वायर होगी। तो अब लास्ट टर्म को यूज करके सम ऑफ एपी नहीं लिख सकते, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मान लो, और जो कॉमन डिफरेंस 1 था उसे -1, मतलब उल्टा लिख लो ना एपी को। भाई आपको अगर 5 6 7 8 9 का सम लिखना है, तो 5 को फर्स्ट टर्म मान रहे हो, D1 ले रहे हो, इससे बेटर ये भी कर सकते हो कि 9 को फर्स्ट मान के D को -1 ले लो, और नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही रहेंगी, नंबर ऑफ टर्म्स 2n-1 ही बेटा रहने वाली है, नंबर ऑफ टर्म्स 2n-1 थी ना, ये रही 2n-1 टर्म्स ही थी।
बस तो ये लगा देते हैं, सम ऑफ एपी 2n-1/2 2a प्लस n-1, तो 2n-1 2n-2, कॉमन डिफरेंस की जगह -1, 2 2 2 काट दीजिए, तो 2n-1 n² -n+1, ये हो जाएगा मेरा Sn, सम ऑफ नंबर्स इन nth रो, ऐसा आ रहा है। बट सर इन्होंने तो कुछ और ही दिया है, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। देखो हमें इसको n होल स्क्वायर में लाना है ना, होल क्यूब में लाना है, तो मुझे दिख रहा है 2n-1 को क्या लिख लेता हूं, 2n-1 को लिख लेता हूं n+n-1, ठीक है, n+n-1। अच्छा, या ब्रैकेट ही खोल देता हूं, ब्रैकेट ही खोल देता हूं, एक काम करता हूं, 2n-1 इंटू n² -n+1 के ब्रैकेट खोल देता हूं, 2n³ -n², पहले n² के साथ खोले, -2n इसके साथ खोल रहा हूं, और +2n-1, तो 2n³ -3n² +3n-1, 2n³ को लिख लो n³ + n³, और अब ये भी परफेक्ट क्यूब बन गया है बेटा, तो n³ अलग, n-1 होल क्यूब बन गया है ये वाला। तो Sn हमारा दो परफेक्ट क्यूब्स के फॉर्म में आ गया है, ऐसा ही लाना था बेटा S 2024, तो n की जगह 2024 डाल देते हैं, बिकॉज हमें 2024वें ग्रुप में सम ऑफ नंबर चाहिए था, तो 2024 का क्यूब, और यहां आ जाएगा 2023 का क्यूब। इस तरीके से सॉल्व हो गया, राइट, बढ़िया था, देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। हमने फिर से लास्ट टर्म का इस्तेमाल लिख करके डायरेक्टली कर लिया, इतना लंबा चौड़ा काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमें मेथड ऑफ डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लास्ट टर्म ऑब्जर्व कर लेते, तो ये भी एक ट्रिक है, याद रखना, कहीं तुम्हें जेई में क्वेश्चन में लास्ट टर्म बड़ा अच्छा दिख जाए, सर पिछले वाले में लास्ट टर्म क्यों नहीं देखे, देखो 1 3 6 10 इसमें लास्ट टर्म अच्छा नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट अच्छा मतलब कि जो डायरेक्ट ही तुम्हें हिट एंड ट्रायल से समझ आ जाए कि क्या होगा इन जनरल, तो इन जनरल ही हिट एंड ट्रायल से समझ नहीं आता, इसीलिए हमें इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के, क्योंकि इतना खतरनाक सा टर्म आया है, हिट एंड ट्रायल से कैसे निकाल लेंगे, है ना, इसीलिए मेथड ऑफ डिफरेंस की जरूरत होती है। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन हुआ ये समाप्त, अगले पर आते हैं बेटा, एक और बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, एक और अच्छा प्रॉब्लम लेते हैं, फिर कुछ टेलीस्कोपिंग सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, टेलीस्कोपिंग सीरीज के फिर कुछ सवाल लगाएंगे। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज Sn बी द सम ऑफ n टर्म्स AP, अच्छा सीधे सीधे AP का n टर्म लेना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, तो Sn क्रिएट कर लेता हूं n/2 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 4 दिख रहा है, 2 2 2 उड़ा दो, 2 इसके साथ कॉमन लेके काट दो ना, तो हमारे पास आ गया 2n+1, n इंटू 2n+1 हो गया बेटा, n इंटू 2n+1 हमारा Sn आ गया, इतना काम तो हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी करनी है, इनइक्वालिटी के अंदर क्या है, सिग्मा Sk, k वेरीज फ्रॉम 1 to n, तो Sk क्या हो जाएगा, n की जगह k डाल दो, एक तरह से 2k² + k हो जाएगा, इसमें फर्दर सिग्मा लगाना है, तो सिग्मा Sk का मतलब हो गया सिग्मा 2k² + k, राइट, और k को 1 से n तक, फिर से स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है, अलग अलग करेंगे, 2 सिग्मा k² + सिग्मा k, राइट। अब क्या करोगे इसको, तो सर हम क्या कर लेंगे, nn+1 2n+1/6 कर लेंगे, और इसको nn+1/2 कर लेंगे सर, करेक्ट, nn+1 ये 2 काट दो, nn+1 कॉमन, nn+1 कॉमन, 2n+1/3 +1/2 एज इट इज लिख दिया बेटा। अब एलसीएम ले लो, बेसिकली अब एसके आ जाएगा, और सिग्मा एसके को यहां पे चिपका दूंगा, फिर इनइक्वालिटी सॉल्व कर लूंगा। एलसीएम हो गया 6, तो 4n+2 मल्टीप्लाई हुआ ना, 4n+2 +3, राइट, सो 4n+5/6 क्या आ गया, nn+1 4n+5/6, ठीक है जी, तो यहां पे लिख लेते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू चिपका देते हैं, सो 40 <
6/nn+1 इंटू nn+1 4n+5/6 लेस देन 42। काफी कुछ कट गया, देखो nn+1 कट गया, 6 कट गया, तो एक प्यारी सी इनइक्वालिटी आ गई, 40 इज लेस देन 4n+5। ये बचा ना बस, 5 को घटा दीजिए, 5 को घटा देंगे 37 हो गया। तो 4n 35 और 37 के बीच में, यानी एक ही इंटीजर हो सकती है ऐसी, 9 4 9 जा 36 होता है बेटा। एक ही इंटीजर ऐसी है जिसके लिए 4n जो इंटीजर है 35 37 के बीच में, यानी कि n की वैल्यू 9 होनी चाहिए भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया प्रॉब्लम था भाई, 2024 का अगेन क्वेश्चन। टफ नहीं कह सकते यार, इन सब क्वेश्चंस को आप टफ नहीं कह सकते, सीधे सीधे सम ऑफ एपी फिर स्पेशल सीरीज मिक्स करके इनइक्वालिटी में डाल दिया है। मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है, जेई में यही ट्रिक अपनाते हैं कि 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन बना देते हैं। तुम अगर इंडिविजुअली देखो, क्या ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी मुश्किल है? नहीं सर। क्या सम ऑफ एपी लिखना मुश्किल होता है? नहीं सर। क्या ये सीरीज में सिग्मा लगाना मुश्किल होता है? नहीं सर। तीनों एनसीईआरटी के सवाल है। एक ये लीनियर इनइक्वालिटी में ऐसे दिए, सम ऑफ एन टर्म तो एपी पूरा है ही, और एक ये सिग्मा लगाने वाला, तो 3 अलग अलग क्वेश्चंस को मिक्स करके बना दिया, तो हमें थोड़ा टफ लगने लगता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको ये टफ बेटा नहीं लगना चाहिए। इसीलिए मैंने आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे वर्क किया है अर्जुना जेई में। ठीक है, अभी तुम बोलोगे सर हम बहुत टफ टफ क्वेश्चंस कम लगा पाते हैं, आप यहां पे ज्यादा कराते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि वहां मेन फोकस मेरा है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन तो फिर तुम कर ही लोगे, तुम्हें बहुत सारे अलग अलग सेशंस मिलेंगे जहां खूब सारे क्वेश्चन हम तुम्हें कराते रहेंगे, बट एक बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो गई फिर क्वेश्चन तो तुम लगा ही लोगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब एक टेलीस्कोपिंग सीरीज के सवाल पे आएंगे। टेलीस्कोपिंग के मैंने तुम्हें काफी तरीके के कराए थे, मैंने तुम्हें बताया था ट्रिगो में भी लग जाती है, अलजेब्रा में भी, स्क्वायर रूट में भी, फैक्टोरियल्स में अब थोड़ी सी हम लगाते हैं, क्योंकि उस टाइम तक हमने अर्जुना जेई में फैक्टोरियल्स नहीं पढ़े थे, है ना, टेलीस्कोपिंग सीरीज में। तो अब हम टेलीस्कोपिंग सीरीज के साथ फैक्टोरियल्स मिक्स करेंगे। तो एफएन क्या है? एन फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब एन फैक्टोरियल होता है और ये सिग्मा निकालना है। तो आरथ टर्म क्या है? आर इंटू आर फैक्टोरियल। सर अब जनरल टर्म को तो डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स में लाना होता है टेलीस्कोपिंग सीरीज में, तो एक काम करता हूं, आर को लिख लेता हूं r+1 - 1। ठीक है जी, और r+1 को मल्टीप्लाई करता हूं आर फैक्टोरियल से, और -1 को कर देता हूं तो -r फैक्टोरियल। नाउ यू नो r+1 इंटू आर फैक्टोरियल क्या होता है? r+1 फैक्टोरियल। तो आप देख सकते हैं जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ 2 सिमेट्रिक टर्म्स हमने एक्सप्रेस कर दिया है बेटा। डिफरेंस ऑफ 2 सिमेट्रिक टर्म्स एक्सप्रेस हो गया है। तो बस अब तो कुछ भी नहीं करना, r को 1 से 2023 तक डालेंगे। सो r को 1 डाला, t1 आ गया, 2 फैक्टोरियल -1 फैक्टोरियल। r को 2 डाला, 3 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल। r को 3 डाला, 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। r को 2023 डाला, 2024 फैक्टोरियल -2023 फैक्टोरियल। बस अब तो सबको ऐड कर रहा है बेटा। एडिशन में ये वाली कैंसिलेशन, ये 2 फैक्टोरियल इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इस तरह से कैंसिलेशन होती जाएगी। तो S 2023 में क्या क्या बचेगा? 2024 का फैक्टोरियल और -1 का फैक्टोरियल बन जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो गया, ये फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, सीरीज हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है भाई, अच्छा प्रॉब्लम है। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज में जनरल टर्म को मैनिपुलेट करना हमें आना चाहिए। एक अब थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ करता हूं फैक्टोरियल्स में। ये पिछला वाला तो डायरेक्ट +1 -1 करके हो गया, इसमें सर क्या करें? फिर से वही r फैक्टोरियल इंटू दिस जनरल टर्म S100 निकालना है। S समझ गया ना, सम है बेसिकली। तो r टर्म है r² +1 इंटू आर फैक्टोरियल। सर अब माइनस कैसे करूं? +1 -1 करूं क्या? तो +1 -1 और +1 तो एक था ही, तो r² +2 -1 हो गया। अब तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि इससे करने से कोई फायदा नहीं हुआ, डिफरेंस ऑफ 2 सिमेट्रिक टर्म्स तो बन ही नहीं पाएगा। सर r² +2 के साथ ब्रैकेट खोल दो, r² +2 इंटू दिस, सिमेट्री का है ना बेटा, सिमेट्री नहीं है, इसमें कोफिशिएंट है, इसमें 1 है, तो इसलिए सिमेट्रिक में डिफरेंस में ब्रेक नहीं हो पाया है। तो ये अप्रोच गलत है। तो देखो टेलीस्कोपिंग में ना ऐसे ही होता है, आपको 2-3 चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी, काटोगे फिर दूसरी ट्राई करोगे, कोई डायरेक्ट नहीं है, अपने को हिट एंड ट्रायल थोड़ा लगाना है। अब +r -r करता हूं, फिर +r -r करता हूं, तो इन दोनों में से तो r कॉमन, r +1 हो जाएगा, और इन दोनों में से माइनस कॉमन,
कुछ लग तो रहा है बढ़िया सा। अब ये इससे मल्टीप्लाई करता हूं, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस r-1 इंटू आर फैक्टोरियल। सर सिमेट्री कहां आई? आ गई, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूं, r+1 फैक्टोरियल। बेटा r+1 इंटू आर फैक्टोरियल क्या होता है, r+1 फैक्टोरियल होता है। और इधर तो आप देख सकते हैं बाहर कोफिशिएंट्स में भी सिमेट्री है, r की जगह r-1 एक कम हो गया, इधर r+1 की जगह r हो गया, फैक्टोरियल्स में भी सिमेट्री है, दोनों में सिमेट्री है। यानी अब जनरल टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्रिएट किया गया है। अब तो टर्म्स कटनी चाहिए, जैसे ही r की वैल्यूज डालूंगा कटनी चाहिए। देखते हैं, तो t1 क्या हो जाएगा, r को 1 डालेंगे, 1 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, r को 2 डालूंगा, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, r को 3 डालूंगा, 3 4 फैक्टोरियल माइनस 2 3 फैक्टोरियल, और लास्ट में बेटा क्योंकि s 100 निकालना है, r को 100 डालूंगा, 100 इंटू 101 फैक्टोरियल, यहां डाल लो ना r को 100, तो हो गया 101 फैक्टोरियल, यहां माइनस 99 इंटू 100 फैक्टोरियल। और जैसे ही ऐड होंगे इस तरह से कैंसिलेशंस दिख रहे हैं, तो ऐड करने पर s100 की वैल्यू एक ये बच जाएगा, और वो जीरो, वो तो जीरो ही है, 0 इंटू 1 फैक्टोरियल तो जीरो ही होता है, तो 100 इंटू 101 फैक्टोरियल हो गया आंसर। 100 इंटू 101 फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया बेटा। अच्छा प्रॉब्लम, गुड क्वेश्चन। चलिए एक इसी प्रकार का और किया जाए, एक इसी प्रकार का और किया जाए। तो देखो जेई में पूछा गया है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन था, देखो ये वाला, पिछले वाली की जनरल टर्म देख लो, r² + 1 इंटू आर फैक्टोरियल, और इस वाले की भी r² + 1 इंटू आर फैक्टोरियल, बस r 1 से 20 तक था। तो अब ये तुम होमवर्क में निकालोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल मतलब सेम ही है और कुछ भी नहीं है। जो मैंने 100 तक वैल्यू डाली थी 20 तक डाल लेना, इस बार 20 तक डाल लेना बेटा, करेक्ट, 1 से 20 तक डाल लेना वैल्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप कर लेंगे सॉल्व, इसको आप कर लेंगे सॉल्व, कर दूं या फिर कर लोगे? चलो हो ही गया वैसे, चलो कर ही देता हूं, खत्म करें। तो r टर्म लिखी थी हमने ये r इंटू r+1 फैक्टोरियल माइनस r-1 इंटू आर फैक्टोरियल, राइट। तो r को 1 डाला था तो 1 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 0 आ गया था, वो तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरह से कटा था। और लास्ट में r को 20 डाला, 20 डालेंगे क्योंकि सिग्मा में 20 तक है, तो 20 इंटू 21 फैक्टोरियल माइनस जो है तुम्हारा जो भी आएगा वो तो खैर कट ही गया होगा, वो तो खैर कट ही गया होगा, सही बोल रहा हूं ना भाई? तो अब हमारे पास क्या आ गया, ऐड करने पर यही टर्म बचा 20 इंटू 21 फैक्टोरियल। अब ऑप्शन, सर ये कैसे होगा? देखो इसमें से 21 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, बी ऑप्शन में से मुझे दिख रहा है 21 फैक्टोरियल कॉमन, यहां 22 बचेगा और ये 2 माइनस में बचेगा, तो 21 फैक्टोरियल इंटू 20 ही सिंप्लीफाई हो रहा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, बिकॉज उसको सिंप्लीफाई करके वही आ रहा है जो हमें चाहिए, ठीक है ना, बी आंसर है। कितना इजी हो गया देखो। चलो एक लास्ट और तुम्हें फैक्टोरियल्स की प्रैक्टिस के लिए कराता हूं, पॉज करके ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, तभी मतलब 2-3 मिनट लग सकते हैं आपको सोचने में, मेरे को तो पता है क्या करना है, मैंने इतनी बार करे हुए हैं क्वेश्चंस, इसलिए मेरे को टाइम नहीं लग रहा है, बट आपको बेटा पॉज करके ट्राई करोगे तो पूरा टाइम प्रॉपर लगेगा। सर इसमें क्या करूं? इसमें तो यार मैंने बोल तो दिया कि मुझे याद है, बट ये वाला तो कुछ चमक सा नहीं रहा, याद सा नहीं आ रहा भाई। देखो एक चीज तो ये है, प्लस देखो माइनस तो लाना ही है, कहीं ना कहीं माइनस तो लाना ही है। हाँ सर, तो एक काम करता हूं, +1 -1 करके तो मुझे कुछ सिमेट्री दिखाई भी नहीं दे रही, +r-r कर लेता हूं, है ना। तो सर उससे फायदा ये हुआ, ये r+1 का होल स्क्वायर बन गया, और अब अगर ब्रैकेट्स खोल दूं, r+1 का होल स्क्वायर इंटू आर फैक्टोरियल माइनस r इंटू आर फैक्टोरियल, और अगर एक r+1 जो होल स्क्वायर है उसमें से एक इसको दे दूं फैक्टोरियल को, तो एक r+1 अलग किया और r+1 इंटू आर फैक्टोरियल हो गया r+1 का फैक्टोरियल, और ये हो गया r इंटू आर फैक्टोरियल। तो आपको फिर से डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स दिख गई हैं,
r+1 इंटू r+1 फैक्टोरियल, r इंटू r फैक्टोरियल। बस जनरल टर्म हमने rth टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक टर्म्स क्रिएट कर लिया है बेटा। r को 1 से 99 डालूंगा, s99 निकालना है, तो r को 1 डाला, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, r को 2 डाला, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। इस तरह से कैंसिलेशन दिख गया। तो t99 में क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100 फैक्टोरियल माइनस 99 इंटू 99 फैक्टोरियल, ये तो कट गया होगा। तो हमारा s99 बचेगा ये माइनस ये 100 इंटू 100 फैक्टोरियल माइनस 1, 100 इंटू 100 फैक्टोरियल माइनस 1, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए भाई, बहुत बढ़िया। 2-3 मैंने आपको टेलीस्कोपिंग करा दी हैं फैक्टोरियल्स वाले। चलिए एक एडवांस का सवाल लेते हैं। अब ये बहुत अच्छा, मैंने अगेन आपको होमवर्क में दिया था अर्जुना जेई में, काफी लोगों ने कर भी लिया था ये सवाल, जिनका नहीं हुआ वो देख लें। अब जरा इसका डिस्कशन करते हैं। 2022 का मल्टीपल करेक्ट एडवांस्ड क्वेश्चन। A1 A2 A3 भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद A1 as 7 एंड कॉमन डिफरेंस 8। एक एपी दी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म भी दी हुई है 7 है और कॉमन डिफरेंस 8 है। तो बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा, पहली टर्म 7, फिर 8 जोड़ लो 15, 15 में 8 जोड़ लो 23, 23 में 8 जोड़ लो 31, इस तरह से चलती जा रही है हमारी एपी। ठीक है, T1 T2 T3 भी सच दैट T1 इज 3 और डिफरेंस ऑफ Tn प्लस 1 एंड Tn इज An। तो अब मेरा दिमाग दो तरीके से चल रहा है, एक तो ये कि यार दो सिमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंस दिया है, मतलब टेलीस्कोपिंग लग सकता है। एक थॉट प्रोसेस तो ये है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलग अलग मेथड से सॉल्व हो जाएगा। पहला थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में इसको देख के बोल रहा है कि भैया टेलीस्कोपिंग सीरीज जैसी कोई चीज लगा सकता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। हमें क्या करना है आगे, T20 मतलब Tn निकालना है, सिग्मा Tk निकालना है, T30 सिग्मा Tk। तो मतलब मेरा मतलब ये है कि मुझे Tn इन जनरल Tn का वैल्यू निकालना है, rth टर्म nth टर्म सॉल्व करनी है T की। तो पहला मेथड तो भाई जो माइंड में आया उसे कर ही देते हैं, n की वैल्यू डाल देते हैं सर। n को 1 2 3 डालो, n को 1 डालेंगे इसमें तो T2 माइनस T1 इज A1, n को 2 डालेंगे तो T3 माइनस T2 इज A2 एंड सो ऑन। n को जब n डालेंगे Tn प्लस 1 माइनस Tn इज An। और अब मैं अगर इन सबको ऐड कर दूंगा बेटा, जैसे ही इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे टेलीस्कोपिंग के थ्रू, सॉरी ये नहीं, ये कटती हुई दिख गई, ये अपने नीचे से कटेगी, ये अपने ऊपर से कटेगी, तो Tn प्लस 1 बचेगा बस और माइनस T1 बचेगा, और इधर A1 A2 A3 An तक का सम, मतलब सम ऑफ एपी बन जाएगी बेटा, तुम्हारी एपी का सम बन जाएगा, सम ऑफ एपी। यही तो मजेदार बात है, सम ऑफ एपी बन जाएगी उधर। तो Tn प्लस 1 माइनस T1, सम ऑफ एपी है n टर्म्स तक का, सो n बाई 2, 2a, a था 7 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d था 8, d था 8। अब 2 को कॉमन लेके काट दो, तो Tn प्लस 1 माइनस T1, T1 भी दिया था 3, तो n बाई 2, 2 तो कॉमन लेके काटना था भाई, क्या हो गया, 2 कॉमन लेके काट दो, 7 प्लस 8 का रह जाएगा 4, तो Tn प्लस 1 माइनस 3 n इंटू 4n प्लस 7 माइनस 4, तो 4n प्लस 3, करेक्ट। इस तरीके का Tn प्लस 1 बन गया, 3 को भी उधर ले जाइए, सो Tn प्लस 1 बन गया n इंटू 4n प्लस 3 प्लस 3, करेक्ट। Tn प्लस 1 ऐसा बन गया। बस अब तो क्या है, इजी हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Tn प्लस 1 आ गया है, तो T20 निकालने के लिए n को 19 डाल देता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे Tn प्लस 1 बेटा क्रिएट कर लिया है। Tn कर लेते तो सीधे ही n को 20 डालते, तो n को 19 यहां डालता हूं, 19, 4 इंटू 19 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, बस अब ऑप्शन चेक करने हैं और कुछ भी नहीं है। तो 9 4 76 हो गया ना, तो 76 प्लस 3 तो 19 इंटू 79 प्लस 3 कितना होता है भाई, 19 इंटू 79, 1504 हो रहा है भाई मेरा, तो 1504 हो रहा है, 1504। T30 देख लेते हैं ऐसे ही, T30 के लिए n को 29 डालूंगा,
कैलकुलेशन करके देखिए जल्दी से। 29 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 29 प्लस 3, 3454, ये आ गया है भाई, 3454 आ गया है, 3454 आ गया है, यानी सी ऑप्शन तो सही हो गया है, सी तो सही हो गया है। अब क्या करेंगे सर, बी और डी के लिए सिग्मा क्रिएट करना है, टी के। तो यार अब तुम इसमें देखो टी n+1 निकाल के बैठे हुए हम, वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यही n, इससे पिछली n को n-1 डालते तो वही tn तक हम रुक जाते, बट कोई बात नहीं, यहां पे n को n-1 डाल लीजिए तो पहले tn आ जाएगा, राइट। n को क्या करेंगे इसमें, n-1 डालेंगे, सो n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो tn बन जाएगा n-1 इंटू 4n-1 प्लस 3 और बाहर एक प्लस 3, तो 4n-1 प्लस 3, ये मेरा nth टर्म हो गया है, nth टर्म ये हो गया है। और इसको चाहो तो ब्रैकेट खोल लो क्योंकि सिग्मा लगाना है ना, 4n² माइनस 5n प्लस 1 प्लस 3, तो 4n² माइनस 5n प्लस 4, nth टर्म ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया है। यहां भी आप डायरेक्ट n को 20 डाल सकते थे तो हमें 20th टर्म मिल जाती, बात वही है, ठीक है जी। अब क्या करना है, इसमें सिग्मा लगाना है बेटा, अब आप वो लगा लेंगे, सिग्मा हमें लगा के जो सिग्मा आएगा एक बार 20 डालना है, एक बार 30, क्योंकि सिग्मा में 20 और 30 है। तो तुम तो SN निकाल लेना, TN से SN निकाल लेना, SN को सिग्मा TN कर लेना, ठीक है। देख रहे हो ना कितना इजी क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में n को 30 और 20 डाल के ऑप्शन चेक करने हैं, मल्टीपल करेक्ट है, लेंदी क्वेश्चन तो है ही ये वाला। अब सर दूसरा मेथड क्या हो सकता था, देखो दूसरा मेथड, एक तो थॉट प्रोसेस इसका मैंने टेलीस्कोपिंग से सोचा, दूसरा मेथड ये हो सकता था कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्या है, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स an है, मतलब AP में है। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म किसमें है, AP में है सर। डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स AP याद करो, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स AP का मतलब सर जो सीरीज है वो इस प्रकार की है, जब डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स AP में होते हैं, डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स AP में होते हैं, देखो 7, 10, 13, 16, याद आया, मेथड ऑफ डिफरेंस से भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है बेटा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू टर्म AP में समझ आ गए हमें। हमें क्या समझ आया कि भाई जो डिफरेंस ऑफ टू टर्म है वो AP में है। तो क्या बोल रहा हूं, देखो मेथड 2, जरूरत नहीं है लगाने की पूरी, बट समझ लो बस। तो मेरे पास दिया गया था कि tn+1 माइनस tn क्या है, an है, तो मैं एक काम करता हूं, n को 1 डालता हूं, तो t2 माइनस t1 a1 हो गया। t1 तो तुम्हें 3 गिवन था और a1 तुम्हें 7 गिवन था, तो एक तरह से t2 तुम्हारे पास आ गया t1 प्लस a1, तो 3 प्लस 7 यानी कि 10, सेकेंड टर्म क्या हो गई है, 10 हो गई है बेटा। ऐसे ही n को अगर तुम 2 डाल देते इस इक्वेशन में तो t3 माइनस t2 a2 आ जाता, तो t3 की वैल्यू t2 प्लस a2, t2 आया था 10, a2 आया था 15, तो 10 और 15 25 हो जाता। आई थिंक अब आप खेल समझ गए हो। ऐसी चौथी निकाल लेते और अब आप सीरीज बना लेते, जो हमें टी की सीरीज चाहिए थी, फर्स्ट टर्म 3, फिर 10, फिर 25, तो पहले डिफरेंस आया 7 का, फिर डिफरेंस आया कितना, 15 का, ठीक है ना। अगला डिफरेंस किसका आता वो आप देख लेते, अगली टर्म होती वो 7, 15 और 23 ऐड हुआ होता, बेसिकली अगले वाले में 23 ऐड हुआ होता। तो तुम इसको मेथड ऑफ डिफरेंस से भी सॉल्व कर सकते थे, जब डिफरेंस एपी में एस सम बनाते, एक टर्म खिसका के लिखते और सब्ट्रैक्ट करके करते। वो ऑब्वियसली लेंदी मेथड है, वो लेंदी मेथड है, ये ज्यादा बढ़िया है। हमने डायरेक्ट टेलीस्कोपिंग देख के टीएन क्रिएट कर दिया, दैट इज अ वेरी गुड मेथड, ठीक है। तो अब ये चीज भी आप यूज कर सकते हो, टेलीस्कोपिंग का इस्तेमाल आप मेथड ऑफ डिफरेंस की जगह भी कर सकते हो। ये बात आप समझ गए होगे इसको देखकर, तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। बी और डी में से अब आपको बस चेक करना है कौन सा आंसर सही है। सी दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा, सॉरी सी तो है ही हमारा, बी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही हुआ है हमारा ये समाप्त। एक सवाल और ले लेते हैं लास्ट, एएमजीएम इनइक्वालिटी पर, ठीक है। एएमजीएम इनइक्वालिटी पर भी एक सवाल तो बनता है। देखिएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इज 14। तो अब देखो यहां से हिंट मिल रही है हमें, एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और मिनिमम वैल्यू की बात करनी है, तो हमें यहां से थोड़ा बहुत हिंट मिल रहा है कि हमें क्या करना है, एएमजीएम इनइक्वालिटी निकालना है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर 5x² बाय 2 और अल्फा बाय x5 में
डायरेक्ट एएमजीएम लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अर्थमेटिक मीन में तो चलो बन जाएगा दिस प्लस दिस बाई टू करके, प्लस का साइन क्रिएट हो जाएगा। बट एएमजीएम का फायदा कब होता है, जैसे हम x प्लस वन बाय एक्स में लगाते हैं, भाई जीएम में x कट जाता है ना, ज्योमेट्रिक मीन में जब तक x ना कटे तब तक मजा ही क्या है। तो इसका मतलब हमें बेसिकली हमें ऐसा कुछ करना है, टर्म्स इतनी लेनी है कि ज्योमेट्रिक मीन में कट जाए, ज्योमेट्रिक मीन में कट जाए। अब वो कैसे कटेगा सर, वो कैसे कटेगा, बेसिकली वो कब कटेगा जब इसमें ऊपर पावर और नीचे पावर बराबर होंगी, ऊपर और नीचे पावर क्या होंगी, बराबर होंगी। तो 5 और 2 का देखो 10 है एलसीएम, एलसीएम सोच लो पावर्स का, एक में आ रही है एक्स स्क्वायर की कितनी टर्म ले, और 1/x5 आ रही है एक में। तो इसमें 2 टर्म्स अगर ऐसी आ जाएं तो नीचे x की पावर 10 आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन में, और 5 टर्म अगर ऐसी आ जाएं तो एक्स स्क्वायर 5 बार मल्टीप्लाई होके, समझ रहे हो ना। तो वेटेड मीन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। आई होप आपको समझ आया है, डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन में क्योंकि कट नहीं रहा ना x की पावर, तो हम क्या करेंगे, x² 2 को ले लेंगे 5 बार, x²/2 मैंने एलसीएम देख लिया दोनों की पावर्स का, और α/x5 को 2 बार करना है तो अपॉन 2 कर दीजिए, अपॉन 2 हाफ कर दीजिए बेसिकली उसको, α/2x की पावर 5 को 2 बार ले लिया, तो ये 5 और ये 2, इन 7 टर्म्स में अब मैं अगर एएमजीएम इनइक्वालिटी लगाऊं तो मुझे दिख रहा है भाई ज्योमेट्रिक मीन में x की पावर कटेंगी और अर्थमेटिक मीन में यही टर्म क्रिएट होगी। सो वेटेड मीन्स का क्वेश्चन है ये, जो क्लास में कराया गया था, तब क्लास में सिखाया गया ये सब थॉट प्रोसेस की कैसे सोचना होता है। सो x² 2 आएगा, 5 बार ऐड होगा और ये 2 बार ऐड होगा तो 2 कट भी जाएगा, α/x5 अपॉन 2, ये टर्म बन गई है fx की, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन में x² 2 मल्टीप्लाई होगा 5 बार, और α/2x की पावर 5 मल्टीप्लाई होगा 2 बार, अपॉन 2 क्यों किया है मैंने, क्योंकि 5 और 2 7 टर्म्स थी, और होल पावर 1/7 होगा बेटा, 1/7 ज्योमेट्रिक मीन में हो जाएगा। ठीक है, ये तो fx ही बन गया, fx रख दो इसकी जगह, अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां हो गई x की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 5, α² अपॉन 2² x की 10, x की तो कटनी थी पावर, बनाई हमने ऐसी थी, तो fx/7 ग्रेटर देन इक्वल टू α² अपॉन 2 की पावर 7 होल पावर 1/7 है, पावर ऐड हो गई, 7 तो कट गया एक तो fx/7 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, fx/7 ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा की पावर 2/7 अपॉन 2 की पावर 7/7, तो 2 ही हो गया, 7 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 अल्फा की पावर 2/7, ये आ गई fx की मिनिमम वैल्यू। बट उन्होंने मिनिमम वैल्यू क्या दी है, 14 दी हुई है, तो यानी अल्फा की fx की कह रहे हो आप मिनिमम वैल्यू ये है, तो ये चीज 14 होनी चाहिए, 7 काट दीजिए, सो अल्फा की पावर 2/7, 2 इंटू 2 4 बन गया, तो अल्फा की पावर 2 हो गया 4 की पावर 7, करेक्ट, पावर 7 कर दी, और अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्योंकि इसको मैं 2² लिख सकता हूं ना, तो 2 की पावर 7 रह जाएगा अल्फा, अल्फा तुम्हारा 2 की पावर 7 रह जाएगा, पॉजिटिव वाला अल्फा लेना था मुझे, वैसे भी अल्फा की वैल्यू मुझे x ग्रेटर देन 0, नहीं हाँ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, अल्फा भी पॉजिटिव होना चाहिए, लिखा x नहीं अल्फा था ये शायद, अल्फा ग्रेटर देन 0 वाला हमें लेना था, अल्फा एंड x दोनों ग्रेटर देन 0 हमें देने चाहिए। ठीक है जी, तो अल्फा की वैल्यू 2 की पावर 7 128 हो गई, 2 की पावर 7 128 होता है, राइट, सी हो गया आंसर। देख लीजिए भाई, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया प्रॉब्लम था, अल्फा और एक्स दोनों ग्रेटर देन 0 लिखा होना चाहिए यहाँ पे, तभी तो हम एएमजीएम लगा पा रहे हैं। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर हुआ समाप्त, इसका समरी एक तरह से हुआ समाप्त। अब इसमें मैंने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक सीरीज भी कराई थी, वो क्लास में मैंने करा दिए थे काफी क्वेश्चंस, वहां से आप कर सकते हैं, है ना। बाकी होमवर्क में बेटा हम क्या करेंगे, होमवर्क में आज अब इसमें आप PYQs अपने लगा सकते हैं, समरी लेक्चर के बाद PYQs जरूर करने हैं आपने, ताकि आपको एक बार आइडिया लगे, पूरा चैप्टर कर लिया, समरी कर ली, 50-60% PYQs अपने से होने चाहिए बेटा अब, राइट। चलिए, तो ये हो गया है हमारा चैप्टर खत्म।
एक तरह से इसका समरी खत्म। मिलते हैं बेटा इसी तरह के अगले समरी में, जहां पे हम क्विक तरीके से एक डेढ़ दो घंटे के अंदर हम पूरा चैप्टर एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। अगेन, जो बच्चों ने चैप्टर पूरी तरह से नहीं पढ़ा है, पहले वो पूरा चैप्टर पढ़ें, उसके बाद ही समरी आपके किसी काम की है। ठीक है, समरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा चैप्टर छोड़ के बस ये 1.5 घंटे में हम सीख लेंगे, वो नहीं हो पाएगा बेटा। 1.5 घंटे में वो चीजें सिखानी इम्पॉसिबल है, जिनको सिखाने के लिए 20 घंटे लिए गए हैं क्लास में या 15 घंटे लिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये सिर्फ आपको रिवाइज कराने का एक टूल है, जिससे आपकी सारी चीजें एक बार दोबारा से फिंगर टिप्स में आपके आ जाएं, जो आप भूल रहे थे चीजें वापस से आप रिमाइंड हो जाएं। चलिए, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगली टाइम अगले रिवीजन सीरीज के अगले रिवीजन चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच।